खींच के रात की दीवार पे मारे होते, मेरे हाथों में अगर चांद सितारे होते। ये बलूचिस्तान का एक कबायली इलाका था जो नवाबपुर के नाम से मशहूर था। यहाँ के लोग काफ़ी पुराने ख्यालात के थे और रस्म व रिवाज पर जान देते थे। मामूल की तरह आज भी सूरज अपनी आबोताब से निकला हुआ था और शदीद धूप होने के बावजूद इंसान के साथ साथ चरिंद परिंद भी रेस की तलाश में निकल पड़े थे। ऐसे में ये मंजर एक कदीम तर्ज की बनी ऊंची हवेली का था, जहाँ नाश्ते की खुशबू फैली थी। हवेली बाहर से जितनी कदीम लगती थी, अंदर से उतनी खूबसूरत और जिद्दत पसंद थी। हर चीज़ काफ़ी कीमती थी और मुलाजमीन उस वक्त नाश्ता टेबल पर लगा रहे थे। यहाँ हर काम वक्त पर होता। वैसे तो इस हवेली के बड़े शाहिद जदियाल थे, मगर यहाँ बसते हर शख्स को हाजिम सरहान जदियाल का खौफ ज़्यादा रहता था। शाहिद जदियाल और गुलबानो के दो ही बच्चे थे, बड़ा बेटा हाजिम सरहान और उससे 6 साल छोटी रमला। इन चारों के अलावा हवेली में शाहिद जदियाल का छोटा भाई शाकिर जदियाल अपनी बेगम नुदरत के साथ रहते, जिनका एक ही बेटा कबीर जदियाल था, एक अय्याश परस्त इंसान। गुलबानो के सिवा किसी को भी ख़ास लगाव नहीं था रमला से, और शाहिद जदियाल को भी कोई ख़ास लगाव ना था अपनी बेटी से, मगर फिर भी प्यारी थी। उनका ज़्यादा ध्यान हाजिम पर था, जो उनकी गद्दी का अगला वारिस बनने वाला था। यही बात शायद उसे ज़्यादा बिगाड़ गई थी। अब हालात कुछ यूँ थे कि जो हाजिम कह देता वो पत्थर की लकीर बन जाता। किसी में हिम्मत ना होती कि उसके फैसले पर इनकार करे। बहन से मोहब्बत थी, मगर बस एक हद तक। उसे अपनी ज़ात के अलावा कोई पसंद ना था। बड़े लोगों में उठते बैठते वो अब अपने से कमतर लोगों को कुछ ना समझता। गरूर उसकी ज़ात का हिस्सा बन चुका था। हाँ, मगर वो अयाश परस्त मर्द नहीं था। औरतों की इज्जत करता और एक फासले पर रहता उनसे। रमला के पैदा होते ही उसकी बात कबीर से पक्की हो गई। पहले तो उसे कोई मसला ना था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वो लोगों को जानने लगी थी। वो खुद काफ़ी सुलझी हुई लड़की थी। अपना हमसफ़र कबीर की सूरत में देखना नाकाबिले बर्दाश्त था उसके लिए। जब भी वो आज यहाँ थी, पस पिस्ता रंग की शलवार कमीज पहने, बालों की चोटी बनाए, बिना मेकअप के खूबसूरत नकूश की मालिक वो मासूम सी दिखती थी। उंगलियों को मरोड़ते रमला ने सामने सोफे पर बैठे अपने बाप को देखा और बोली, बाबा मुझे कबीर से शादी नहीं करनी है। हिम्मत करते उसने शाहिद जदियाल से कह ही दिया। अलबत्ता दिल था कि खौफ के बाइस धड़कने से इनकारी हो रहा था। जबकि दूसरी तरफ शाहिद जदियाल ने पहले हैरत और फिर गुस्से से अपनी इकलौती बेटी को देखा, जो उनके सामने खड़ी उन्हीं के फैसले से इनकार कर रही थी। तुम मुझे इनकार कर रही हो, अपने बाप को? क्या तुम जानती नहीं कि इनकार करने वालों का क्या हाल किया जाता है यहाँ? सिगार को एश-ट्रे में मसलते वो सर्द और सपाट निगाहों से उसे देखते जहरखान लहजे में बोले तो रमला ने हलक तर किया था। खौफ से हथेलियां नम होने लगी थी और पुरशिकवा निगाहें बाप पर टिकी थीं, जो उसे एक अय्याश मर्द से ब्याने का फैसला कर चुके थे। गो के ये फैसला बचपन से तयशुदा था, मगर इंसान को पहचानना जानना वो अब जानी थी, और एक अय्याश मर्द से शादी करना उसके लिए मौत जैसा था। वो जानती थी ये बात अगर हाजिम को पता चली तो वो तूफान खड़ा कर देगा। जब भी वो पहले बाप से बात कर लेना चाहती थी। इसके बावजूद भी कि उसे शाहिद जदियाल से भी काफ़ी डर लगता था, मगर सारी ज़िंदगी यूं रुलने से बेहतर था कि बात कर ली जाती। आप और जिससे भी कहेंगे मैं तैयार। गुलबानो, गुलबानो। मगर उसकी बात होने से पहले ही मगर उसकी बात मुकम्मल होने से पहले वो धाड़े थे। जब भी गुलबानो उजलत में बौखलाई हुई अंदर दाखिल हुई थी। एक नज़र अपनी बेटी को देखने के बाद उनके पाँव के पास आकर बैठी थी, किसी बांदी की तरह। रमला ने कुर्ब से माँ को देखा, जो खुद ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती थी जैसी उसकी माँ और उसके ख़ानदान की बाकी औरतें जी रही थी। तो ये थी तुम्हारी तरबियत। आज तुम्हारी बेटी मेरे सामने खड़ी होकर मेरे ख़ानदान की रिवायतों से इनकारी है। गुलबानो का हाथ बेदर्दी से झड़ते वो तकरीबन धाड़ आए थे। रमला ने आंखें ज़ोर से बंद करके खोली। वो जानती थी ऐसा ही होगा, मगर वो एक बार कोशिश ज़रूर कर लेना चाहती थी। साईं, मैं समझाती हूँ, बच्ची है, नादान। नहीं माँ, मैं बच्ची नहीं हूँ और कबीर से शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। मैं इन रिवायतों की बल्ली खुद को नहीं चढ़ने दे सकती हूँ। मुझे जीना है और ये मेरा हक है। इतनी ज़बान चलने लगी है तेरी, और क्या मैं जान सकता हूँ कि ये अल्फाज किसके बोले जा रहे हैं? जिसका डर था वही हुआ। हाजिम सरहान यहाँ पहुँचाया था और अब बिल्कुल उसके सामने सीने पर बाजू बांधे सरापा सवाल बना हुआ था। रमला ने आंखें ज़ोर से बंद करके खोली तो सामने ही सर्द निगाहों से वो उसे तक रहा था। ग्रे कॉटन के शलवार कमीज़ पहने उसके वजीद चेहरा उस वक्त खतरनाक हद तक सुर्ख हो रहा था। रमला ने निगाहों का रुख मोड़ते
गुलबानो और शाहिद जदियाल को देखा। वो दोनों भी खड़े हाजिम को देख रहे थे। फिर दोबारा हाजिम को देखा। वो हनूज सर्द निगाहों से उसी को देख रहा था। मैं को खुद खुद नहीं चाहती हूँ मैं उसे पसंद नहीं करती। बाप के सामने तो फिर बोल लिया, मगर भाई के सामने बोला भी ना जाता था। मगर उसने जैसे तैसे करके जुमला पूरा कर ही लिया। हाजिम ने उसके चेहरे को बगौर देखा। ये उसकी बहन नहीं हो सकती थी। देखा, ये तरबियत किया इसकी माँ ने। फिर किससे शादी करनी है तुम्हें? हाथ उठाकर शाहिद जदियाल को बोलने से रोकते वो उसे देखते हुए बोला। लहजे में अजब वहशत थी, अजीब सर्द मोरी थी। रमला को शदीद रोना आया। पापा की जिसे मर्जी करा दें, मगर कबीर आने वाले इतवार को इसका निकाह पढ़वा कर इज्जत से रुखसत कर दें। और तुम, बाप को बोलते एक बार फिर से देखकर वो उनकी तरफ मुखातिब हुआ, जिसका चेहरा पल में आंसुओं से भीग गया। निकाह के वक्त अगर कोई हंगामा हुआ ना तो याद रखना। और तुम, बाप को बोलते एक बार फिर वो उससे मुखातिब हुआ, जिसका चेहरा पल में आंसुओं से भीग चुका था। निकाह के वक्त अगर कोई हंगामा हुआ ना तो याद रखना, जान ले लूँगा मैं तुम्हारी और उसकी भी, जिसके बलबूते पर तुम बगावत करने की कोशिश कर रही हो। उम्मीद है कि समझ चुकी होगी। अपनी बात मुकम्मल करते वो बिना दोबारा किसी को देखे जैसे आया था वैसे कमरे से जा चुका था। उसका फैसला कौन रद्द कर सकता था? शाहिद जदियाल मुतमईन से होकर दोबारा सोफे पर बैठ गए, जबकि गुलबानो ने अपनी बेटी से निगाहें चुरा, जबकि रमला जदियाल पत्थर की मूरत बने वहाँ खड़ी रह गई। हमने एक दूजे को खुद हार दिया। दुख है यही, काश हम दुनिया से लड़ते हुए हारे होते। इतनी हैरत तुम्हें मुझ पर नहीं होनी थी अगर तुमने कुछ रोज़ मेरी तरह गुजारे होते। ये यहाँ क्या हो रहा है? इतनी आग और ये सब गुलजार, ये क्या हो रहा है? कल रात उसने सुना था कि कोई जिरगा था और आज वो यहाँ आया, मगर सामने का मंजर उसे हैरत ज़दा कर गया था। सामिर मीर वाहिद यज़दाल का इकलौता बेटा था। खूबसूरत, वजी, नैन नकुश, वर्जिशी जिसामत और लंबा कद। स्याह बाल उस वक्त बेतरतीबी से माथे को आ रहे थे और गहरे नीले रंग की कॉटन शलवार कमीज़ पर कई सिलवटें पड़ी हुई थी। बाजुओं को कोहनियों तक फोल्ड करते बाजू कमर पर बांध रखे थे। शेव हल्की बढ़ी हुई थी। वो एक खूबसूरत, नकुश और मुनासिब कदो काट का मालिक था। गो के वो एक बड़े ख़ानदान का इकलौता चश्मो चराग था, मगर अपनी ज़्यादा ज़िंदगी बाहर गुजारी थी उसने। और अब कुछ दिन पहले ही बलूचिस्तान अपने गांव वापस लौटा था, जहां वापस आकर सुकून का सांस नसीब हुआ। वहीं यहाँ की अजीबोगरीब और काबिल एतराज़ रस्म व रिवाज उसे परेशान किए जा रहे थे। यहाँ के लोग जदीद ज़माने से काफ़ी दूर ज़िंदगी बसर कर रहे थे। सिर्फ यही नहीं, वो तरक्की करना ही नहीं चाहते थे। उनके लिए उनकी रस्म व रिवाज ही उनकी ज़िंदगी थी। वो गलत थी या सही, ये बात उनके लिए मायने नहीं रखती थी। जदियाल और सदियाल, ये दो नस्लें यहाँ सदियों से आबाद थीं। दोनों ही ऊंचे ख़ानदान थे, गांव के सरपंच थे। किसी एक की हुक्मरानी ना थी। सदियाल और जदियाल दोनों ही एक से माने जाते। और भी कुछ जिम्मेदार थे, मगर सरपंच यही दो थे। जदियाल ख़ानदान से शाहिद जदियाल और सदियाल ख़ानदान से वाहिद सदियाल, दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती थी। सामिर मीर और हाजिम सरहान भी बचपन से अच्छे दोस्त थे। वक्त दरमियान में दूरियां ले आया, मगर जुदा करने में नाकाम रहा। जब भी वो आज भी काफ़ी अच्छे दोस्त थे। ये यहाँ के लोगों की बदकिस्मती थी, शायद कि दोनों ही सरबराह उनको अच्छे नहीं मिले। मगर शिकवा शिकायत करना भी किसी के पास हक नहीं था इसका, और ना ही हिम्मत थी। साईं, आज आस आफ होगी। सुना है कि करीम के बेटे जवाद पर इल्ज़ाम है कि तौबा तौबा, उसने अपने कानों को हाथ लगाया। अपने चचा की छोटी लड़की को हरास करने की कोशिश किया। अब इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा। आज जिरगा तभी बैठा है और फैसला होगा। गुलजार ने पुरजोश लहजे में कहा तो सामिर मिर्चों का आसाफ, ये क्या होता है? भारी आवाज़ में पूछते हुए उसने एक बार फिर सामने आग को देखा। माथे पर बल पड़ गए, रंगत सुर्ख होने लगी। योर से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, उसे ऐसी कोई उम्मीद ना थी। साईं, आसाफ यानी चरबेली की रस्म अदा होगी। साईं, आपको नहीं पता, मगर चरबेली नवाबपुर की रस्मों में रस्मों में शामिल है, और यहाँ की रस्मों की शान। ओ जी, पता है, अगर किसी बंदा या बंदी पर इल्ज़ाम लगे, चोरी चकारी, जनाकारी या कोई भी, तो उसे खुद को सच्चा साबित करने के लिए जलते अंगारों पर चलना पड़ता है। अगर वो सही सलामत चल जाए तो मतलब वो बेगुनाह, और अगर ऐसा ना हो तो उसे सख्त सज़ा दी जाती है। फिर अंगारों पर चलने के बाद कोई ठीक भी हो सकता है क्या? नागवारी से उसकी बात काटते उसने कहा। गुस्से के बाइस रगें उभर चुकी थी कनपटी की। बस अब यही देखना बाकी रह गया था। ओ जी, क्यों नहीं, ये यहाँ के सबसे ज़्यादा इंसाफ करने वाला अमल है, वरना अदालतों में तो सालों इंसाफ के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, मगर कोई इंसाफ नहीं मिलता जी। मगर चरबेली के ज़रिए बेगुनाह बचा जा सकता है। रुकें जी, मैं आपको तफसील से समझाता हूँ।
चरबेली बलूचिस्तान के कबायली इलाकों की एक रस्म है जो अब सिंध में भी जाना शुरू हो चुकी। बलूचिस्तान में कबायली इंसाफ के मुताबिक अंगारों से बड़े एक गधे को मुंसिफ बनाया जाता है, जिसको बलूची ज़बान में आसाफ यानी आग और पानी का या चरबेली का नाम दिया जाता है। चरबेली चोरी, जनाकारी या कत्ल का फैसला करने में की जाती है, जिसके तहत 12 फीट लंबा, 2.5 फुट चौड़ा और 2 फुट गहरा गड्ढा खोदा जाता है, जिसको लकड़ियों से भरकर आग लगा दी जाती है। आग के शोले ख़त्म होने के बाद जब अंगारे ताज़ा होते हैं तो एक शख्स कुरान की तिलावत करते हैं। अंगारों की खाई को कसम देता है कि जो शख्स गुनाहगार हो उसे पकड़ना और बेगुनाह उसे छोड़ देना। इंसाफ गलत किया तो क़यामत के दिन तुम ज़िम्मेदार होगे, यानी आग ज़िम्मेदार होगी। इस किस्म के हलफ देने के बाद मुलजिम को नंगे पैर अंगारों पर चलना होता है। अंगारों से भरे खड्डे के दूसरी तरफ मुलजिम के रिश्तेदार ताज़ा ज़िबा किए जानवरों का खाल लिए खड़ा होता है, जिसमें मुलजिम के पाँव चंद मिनट के लिए रखे जाते हैं। बाद में जिरगे के अमीन को मुलजिम के पाँव देखकर उसके बेगुनाह या गुनाहगार होने का फैसला करना होता है। अगर पाँव में छाले हुए तो वो शख्स गुनाहगार माना जाता है। बलूची में इस इंसाफ के निज़ाम को आग और पानी का इंसाफ कहा जाता है। यहाँ के चंद पढ़े लिखे लोगों का कहना है कि हुकूमती निज़ाम अदल में देरी की वजह से लोग चरबेली के इंसाफ पर ज़्यादा एतबार करते हैं और उनको जल्द इंसाफ दिलाता है। ये गुलजार उधर ही एक ऊंचे पत्थर पर बैठते किसी रट्टू तोते की तरह जब बोलने लगा तो बोलता ही जा चुका था, और यकीनन अंगारों पर चलने के बाद हर किसी के पांव जल जाते होंगे। दोनों बाजुओं को कमर पर बांधे वो स्पाट लहजे में बोला। इतनी जहालत की उम्मीद नहीं थी उसे। नहीं साईं जी, ऐसा नहीं होता, बल्कि जो मुजरिम ना हो वो सही सलामत। मगर जैसे उसकी नज़र सामिर पर पड़ी वो बोलते बोलते रुक गया था। सामिर सर्द निगाहों से उसे देखने के बाद एक बार फिर उस आग को देखने लगा। पहले तो वो जिरगे में बैठना ही नहीं चाहता था, मगर वो देखना चाहता था सब कुछ। जब भी मजबूत कदम उठाते वो उस तरफ गया जहाँ जिरगा बैठना था। गुलजार ने इतरा कर उसे देखा। ये रस्में यहाँ रहने वालों के लिए बाइसे फ़ख्र थे। यार क्या जंग थी जो हार के तुम कहते हो, जीत जाते तो खसारे ही खसारे होते। ये जो आंसू हैं मेरी पलकों में पानी जैसे, उसकी आंखों से उभरते तो सितारे होते। तुम यूँ रोज़ रोज़ अपनी दोस्त के साथ जाती हो, अब्बा को बिल्कुल भी पसंद नहीं। वाइट शलवार कमीज़ पहने वो तकरीबन 25 का खूबरू मर्द था। मुनासिब नैन नक्श, मुनासिब कद काट, मगर बाकियों की निस्बत उसकी रंगत गंदुमी थी, मगर जचती थी उस पर। छोटी सी आंखें और शेव। वो इर्तसाम सुल्तान था जो अपने साथ चलती अपने से 2 साल छोटी बहन को देखते बोला, निहायत संजीदा लबो लहजा। पहले तो वो नर्म को इंसाफ था, मगर पिछले कुछ दिनों से जैसे ज़ात में तल्खी पैदा हो गई थी उसकी। मगर महिरा के लिए वो एक अलग इर्तसाम होता। महिरा जो सुर्ख रंग की पटियाला शलवार के साथ गोल कमीज़ पहने, अपने लंबे बालों की चुटिया बनाए, खालिस पठानी नैन नकूश और सुर्ख व सफ़ेद रंगत की मालिक। महिरा खान ने रुक कर भाई को देखा और फिर हंस दी। दिल फरेब हंसी ने लबों को छुआ था और उसके लबों पर बिखरती वो हंसी उसे और दिलकश बना चुकी थी। स्याह छोटी और आंखें और चमक से भरपूर थीं। जो इर्तसाम ने खफगी से उसे हंसते हुए देखा। वो खुद भी नहीं चाहता था कि वो रोज़ रोज़ रमला से मिलने हवेली जाए, मगर वो हमेशा जिद करके उसे भी साथ ले आती थी। वो अपने ख़ानदान के खूबसूरत और बाहिम्मत लड़की थी, मगर उसके बावजूद उसके बाप को प्यार ज़्यादा बेटे से ही था और यकीन भी उसी पर। मगर उसे फ़र्क ना पड़ा। उसके लिए यही काफ़ी था कि उसकी माँ बाप और भाई उसके साथ थे। यही 3 लोग उसकी दुनिया थे। उसके लिए सब कुछ थे जिनके लिए वो जीती थी। अच्छा ना आप साथ आए हैं ना, उन्हें ज़्यादा फिक्र नहीं होगी। और फिर कब रोज़ रोज़ आती हूँ, आज पूरे 2 हफ्ते के बाद तो आई हूँ। झुककर गुलाबी रंग का फूल तोड़ते वो उसे देखते बेफिक्री से बोली। स्याह बालों की चंद लटें चेहरे को बेबाकी से छू रही थीं। इर्तसाम ने उससे नज़रें हटाकर नज़दीक आती उस ऊंची शानदार हवेली को देखा और फिर रुक गया। यहाँ से आगे तुम खुद जाओ, मैं देख रहा हूँ तुम्हें यहीं से, वो काफ़ी संजीदगी से बोला। तो महिरा ने चौंक कर उसे देखा। मगर आगे क्यों नहीं, हमेशा तो आते हैं। नाजुक फूल को बेदहानी में मसल कर फेंकते वो मशकूक निगाहों से उसे देखते बोली। तो इर्तसाम ने एक बार फिर हवेली को देखा। तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। वैसे एक बात पूछूं, वो शरीर निगाहों से उसे देखते कदरे राजदारी से बोली। इर्तजाम ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखा था। दोनों बाजू कमर पर बांध रखे थे। बाल अब हवा के बाइस बिखरते माथे पर आ रहे थे। आप रमला को पसंद करते हैं ना? और इर्तसाम के दिल की धड़कन कुछ पल के लिए थमी और फिर पूरी शिद्दत से दिल धड़कने लगा।
वो हरगिज़ भी उससे ऐसी बात की तवक्को नहीं कर रहा था। ये क्या, मुझे क्यों पसंद? कुछ दूर होते वो बेवजह इधर उधर देखते बेरब सा बोला। उसे यकीन नहीं था कि उसके दिल में छुपा राज कोई जान पाएगा, वो राज जो खुद से भी छुपा कर रखे थे उसने। उसे खौफ आया, क्या वो पोशीदा राज अब उसके चेहरे पर आया होने लगा था? क्या क्या उसका चेहरा देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि वो क्या चाहता है? उफ, अच्छा वैसे मुझे भी पसंद है, मगर वो कहाँ और हम कहाँ। पहले खुशी से बोलती, आखिर में उसका लहजा उदास हुआ। स्याह पुरकशिश आंखों की चमक मद्धम पड़ी जो इर्तिसाम से देखी ना गई। तुम उदास ना हो, ऐसी कोई बात नहीं, तुम जाओ, धूप में खड़ी हो, बीमार पड़ सकती हो। एक बार फिर वो संजीदगी से बोला, अलबत्ता लहजे में सर्द। दिल में एक दर्द सा उठा। यही तो सच्चाई थी जो उसका सकून गारत कर गई थी। जब से उसने रमला ने देखा था उसे लगता था कि उसके अलावा कुछ देखा ही ना था दुनिया में। वो मासूम पाकीज़ा सी लड़की कब दिल में घर कर गई कुछ पता ही ना चला। मगर जब एहसास हुआ तो और भी कई बातों का एहसास हुआ था उसे। अच्छा, अगर ऐसा है तो छोड़ दें। ऐसा सोचना, मोहब्बत को अवलीन दिनों में मार दिया जाए तो नासूर नहीं बनती। देखना, आपको रमला से भी ज़्यादा अच्छी लड़की मिलेगी। मोहब्बत से उसे देखते वो कहते हवेली की जानिब बढ़ गए। इर्तिसाम उसे जाता देखता रहा। वो कहना चाहता था कि उसे उससे अच्छा या उस जैसा नहीं, बल्कि वही चाहिए, मगर कह नहीं सका और लौट गया। ये जो हम लोग हैं, एहसास में जलते हुए लोग, हम ज़मीं ज़ाद ना होते तो सितारे होते। तुमको इनकार की खूब मार गई है वाहिद, हर भंवर से न उलझते तो किनारे होते। आज तो इसकी खैर नहीं, एक बार मिलने नहीं। आ, हवेली में आते ही खुद से बुड़बुड़ाते वो तेज़ी से अंदर जा रही थी कि यकदम सामने से आते हाजिम सरहान से टकराए। एक पल के लिए तो दिमाग जैसे हिल कर रह गया। दायां हाथ बेसाख्ता उसके कंधे पर और दूसरा माथे पर गया था। हाजिम जो ज़ियाद के साथ जिरगे में जाने के लिए निकल रहा था, इस अचानक हुए अमल को समझ ही नहीं पाया। जब भी उसको बाजू से पकड़ते सहारा दिया जिस पर चेहरे पर कुछ देर पहले वाली सर्द मोरी छाई थी, एकदम नरमी में बदल गई। निगाहें उसके दिलकश चेहरे को छूने लगी। सॉरी, वो मैंने देखा नहीं आपको। हवास बहाल हुए और चेहरा उठाकर जब उसे देखा तो जान लबों पर आई। वो वैसे ही हाजिम से काफ़ी डरती थी, अब उसको एकदम इतना करीब देखकर बमुश्किल बोल पाई और कुछ कदम दूर हुई। सो चेहरा और चेहरे पर झूलती लटें। हाजिम ने गहरा सांस लिया था, सिगार थामे हाथ नीचे कर दिया। कोई बात नहीं, देख कर चला करो थोड़ा, बच्ची नहीं हो अब तुम जो यूं उछलती फिरती रहती हो। अब जाओ अंदर। स्याह गॉगल्स को आंखों की जीनत बनाए वो बिना उसे देखे संजीदगी से बोला। महिरा बिना पल की देरी किए तेज़ी से अंदर की जानिब भागी। दिल शिद्दत से धड़क रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम महिरा को पसंद करते हो। ज़ियाद जो कब से हाजिम को देख रहा था, महिरा के जाते उसके कंधे पर हाथ रखे शोखी से कहा, तो हाजिम ने चौंक कर उसे देखा। मैं और इसे। वो मुड़ा नहीं, मगर शिकार थामे हाथ की उंगलियों से उसकी जानिब इशारा किया जहाँ से अभी अभी वो गुजरी थी। इसे पसंद कर भी सकता हूँ, मैं कहाँ और वो कहाँ। उसके लहजे में बला का गरूर, मगर निगाहें कोई और दास्तान सुनाने की चाह रखती थी। वो चली तो गई मगर खुशबू रह गई थी उसकी। हाँ, क्योंकि तुम्हारे लहजे और आंखों में उसके लिए नफरत महसूस नहीं होती मुझे, जबकि तुम तो हर दूसरे शख्स को नापसंद करते रह फिरते हो। जबकि तुम तो हर दूसरे शख्स को नापसंद कर फिरते हो। ज़याद अब भी पुरयकीन था। अब के हाजिम जदियाल ने रुख मोड़ा और सुरखानचल को हवेली के अंदर जाते देखा, सिर्फ कुछ पल के लिए। मुझे इससे नफ़रत नहीं और ना कभी हो सकती है, क्योंकि वो लड़की सिर्फ मोहब्बत के लिए बनाई गई है। उससे नफ़रत करना नामुमकिन है। सिगार को लबों के दरमियान रखे वो खोए लहजे में बोला। हाजिम जदियाल को यकीन था कि उसे महिरा खान से कभी नफ़रत नहीं हो सकती। वो लड़की फ़कत चाहने के लिए अर्श से फर्श पर उतारी गई थी, मगर वो जल्द ही गलत साबित होने वाला था। सूरज का जोर अब खत्म हो चुका था और शाम के साए गहरे हो रहे थे, मगर मामूल से हटकर आज यहाँ काफ़ी रश था। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और उनके पास गन थामे बंदे जिनके लिबास स्याह रंग के थे। बाकी के लोग भी अफरा तफरी के आलम में इधर उधर चल रहे थे। ऐसे में कदरे दूर कुरान पढ़ने की आवाज़ गूंज रही थी। ओ, तुम सबको सुनाई नहीं देता? वहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है और तुम लोग बातें कर रहा है, गुलजार ने काफ़ी ऊंची आवाज़ में कहा। तो एक पल में सब खामोश हो गए थे। गुलजार खान हाजिम सरहान का ख़ास बंदा था। घुंघरियाले बाल जो कंधों से ज़रा ऊपर आते थे खुले रहते और चेहरे पर हमा वक्त बसेरा करती संजीदगी। एक नज़र सब लोगों पर डालकर वो वापस जिरगे वाली जगह पे चला गया जहाँ उस वक्त गांव के बड़े लोग मौजूद थे जिन्होंने फैसला करना था। गोल दायरे की सूरत चारपाइयाँ बिछाई गईं जिन पर लोग बैठे थे। दरमियान में सर झुकाकर खड़ा वो लड़का कुछ घबराया हुआ सा था। सामिर मीर ने स्पाट निगाहों से उस
लड़के के चेहरे पर हाथ फेरा था। सामिर मीर ने सपाट निगाहों से उसे देखकर अपने चेहरे पर हाथ फेरा। गुस्से के बाइस रंगत शदीद सुर्ख हो रही थी। उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मगर वो देखना भी चाहता था। जब भी खामोशी से बैठा रहा और सहता रहा। उससे कुछ फासले पर सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस, चेहरे पर संजीदगी सजाए हाजिम सुरहान बैठा था। उसके लिए ये सब पुराना था। वो इस सब का आदी था। उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बस फैसले का मुंतज़िर था। फिर उसे शहर जाना था। वाहिद सदियाल और शाहिद जदियाल बाकी पंचायत के सरदारों के साथ बैठे हुए थे। उस जानिब काफ़ी खामोशी थी। बस कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही थी, जो रफ्ता रफ्ता कम हो रही थी। जो आग सुबह जलाई गई थी वो अब कोयलों में बदल गई थी, मगर उसकी तपिश इतनी थी कि बर्दाश्त से बाहर थी। जुनैद दाद, तुम्हारे पास अब भी वक्त है। अगर तुम मान लेते हो अपना गुनाह तो तुम इन कोयलों पर चलने से बच सकते हो, और फिर तुम्हें भी शरीयत के हिसाब से सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर इस आग पानी के फैसले ने तुम्हें गुनाहगार ठहरा दिया तो तुम्हें उसकी तकलीफ़ अलग और शरीयत के हिसाब से मिली सज़ा की तकलीफ़ अलग उठाना पड़ेगी। बोलो, क्या फ़ैसला है तुम्हारा? वाहिद सदियाल ने दरमियान में खड़े जुनैद को देखते ऊंची आवाज़ में कहा, जिस पर इल्ज़ाम था कि उसने अपने चचा की बेटी को हरासा करने की कोशिश की थी। जुनैद ने हलक तर करते पहले उन सब को देखा, फिर रुख मोड़कर अपने ख़ानदान वालों को देखा जो खड्डे के दूसरी जानिब खड़े थे। रस्म के मुताबिक, नहीं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया और मैं ये भी नहीं करना चाहता हूँ। वो काफ़ी घबराया हुआ था। बाकी सब भी उसको देख रहे थे। जुनैद के चचा और बाकी लोग नफ़रत और शदीद गुस्से में थे। यकीनन वो एक जगह से बचता तो दूसरी जगह फंस जाना था। उसे याद था कि कैसे उसने उस लड़की को हरास करने की कोशिश की थी, मगर अब खौफ था कि आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसी इसी ने किया है मेरी बच्ची को पामाल। अगर इसे सज़ा ना दी गई या जिरगे में इसके खिलाफ फैसला ना सुनाया गया तो मैं इसका इसी वक्त कत्ल कर दूंगा। यूनुस खान चिल्लाया था। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इसको मार डाले उठकर, जिसने उसकी बच्ची की मासूमियत छीनी थी। सामिर कभी जवाद तो कभी यूनुस खान को देखता। ये फैसला करना मुश्किल था कि कौन सच्चा था और कौन झूठा। जबकि हासिम ने सर्द निगाहों से जवाद को देखा। वो जानता था वो झूठ कह रहा है, क्योंकि ये बेगुनाह होता। वो चरबेली की रस्म से डरता नहीं, क्योंकि आग पानी का ये इंसाफ हमेशा इंसाफ ही करता था। चूँकि जवाद डर रहा था, इसलिए वहाँ बैठे कई लोगों को अंदाज़ा हुआ कि वो गुनाहगार था। नहीं साईं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। गुलजार, उसे नज़रअंदाज करते शाहिद जदियाल ने गुलजार को पुकारा तो पल में उठता उसके सामने वो हाजिर हुआ। सभी लोग बाकी भी उन्हीं को देख रहे थे। माहौल में अजब घुटन छाई। सामिर ने हाथों को मुट्ठी बनाते नीचे की तरफ रखते शाहिद जदियाल को देखा। स्याह बाल माथे पर बिखरे थे। सफ़ेद कॉटन की शलवार कमीज पर सिलवटें उठा रही थी कई सिलवटें पड़ चुकी थी कई, मगर अब वो फैसले का मुंतज़िर था। अगर जुनैद गुनाहगार ना होता तो वो उसके लिए लड़ता, उसे कभी उन कोयलों पर ना चलने देता। मगर अगर वो गुनाहगार एक ज़ानी होता तो शायद वो उस वक्त उसका कत्ल अपने हाथों से कर देता। ये पहला और आखिरी गुनाह था उसकी नज़र में, जिसकी सज़ा इंतहाई ज़रूरी और इंतहाई बुरी होनी चाहिए, ताकि कोई भी दूसरा ऐसी गलती करने से बाज रहे और सोचे बिना ऐसा गुनाह करने का। इसको लेकर चलो, इतना वक्त बर्बाद हो गया। शाहिद जदियाल कदरे सुलगते हुए लहजे में बोले तो सब एक साथ खड़े हुए। जवाद ने हलक तर करते सबको देखा और फिर जलते अंगारों को। उसके पास और कोई रास्ता न था। जब भी वो गुलजार और दूसरे कुछ लोगों के संग चलते उस खड्डे की जानिब गया जो कोयलों से भरा था। सामिर, हाजिल, शाहिद जदियाल और वाहिद सदियाल कुछ और ज़मींदारों की संगत में चल रहे थे। इन सब में किसी को भी यकीन नहीं था कि जुनैद बेगुनाह है, चूँकि वो अपना गुनाह मान नहीं रहा था। जब भी चरबेली करना लाजिम था। चरबेली या आस पानी का इंसाफ जबरन नहीं होता। मुलजिम अगर राज़ी होता जब ही ये रस्म की जाती। दूसरी सूरत में उसके खिलाफ एक मर्द या दो औरतों की गवाही मिलती तो उसे शरीयत के हिसाब से सज़ा सुनाई जाती। जुनैद के केस में गवाह थे, मगर वो हनूज इनकारी था। माँ साईं, सामिर लाला कहाँ है? कब से नज़र नहीं आ रहे? आयनूज़ ने किचन में दाखिल होते ही पूछा था। वो जो खानसामा को खाने की हिदायत दे रही थी, बेटी के पुकारे जाने पर पीछे मुड़ी। गुलाबी रंगत का खूबसूरत शिफॉन का फ्रॉक पहने, भूरे बालों का ऊंचा जूड़ा बनाए, वो शेल्फ से टेक लगाए खड़ी थी। उसके नैन नकुच सामिर से काफ़ी मिलते थे, मगर बस आंखों का कलर स्याह के बजाय भूरा था। उसके बालों की रंगत जैसा उठा नाक और गुलाबी होंठ, वो काफ़ी खूबसूरत थी। आयनोज सामिर 7 साल छोटी थी। सामिर 26 साल और आयनोज
19 साल की थी, मगर लाड प्यार ने उसे काफ़ी हद तक बिगाड़ दिया। मगर उसकी सारी बादशाहत थी, मगर लाड प्यार ने उसे काफ़ी हद तक बढ़ा दिया था। उसकी सारी बादशाहत सिर्फ हवेली तक महदूद रहती। हवेली से बाहर वो डरपोक लड़की थी। बेटा जिरगे में गया, मैंने मना भी किया था। अब 2 दिन तक नाक से गुस्सा नहीं उतरेगा उसके। उस पर से निगाहें हटाते वो दोनों चूल्हों की जानिब देखते हुए बोली तो आयनोज ने सामने लाउंज में नजर आती घड़ी को देखा जो शाम के 6 बजा रही थी। सख्त गर्मी के दिन थे। 6 बजे काफ़ी रोशनी होती थी और अभी भी लोग असर की नमाज पढ़कर फारिग हो रहे होते थे। इतनी देर हो गई माँ, मैं शेरू के साथ जिरगे। चुप करके ऊपर चली जाओ अनूस। पिछली बार भी तुम्हारी इसी हरकत की वजह से तुम्हारे बाबा साईं काफ़ी गुस्सा हुए थे। अब ऐसा कुछ मत करना और चलो यहाँ से। उसकी बात बीच में काटते उसका बाजू ज़बरदस्ती पकड़ते वो उसे लेकर किचन से निकले। अब उन्हें तब तक उसकी रखवाली करना थी जब तक सामिर ना आ जाता, वरना ये यकीनन शेरू को लेकर निकल जाती। और सदा का भोला शेरू हमेशा वाहिद सिद्दीयाल के गुस्से का शिकार होता था। मगर जाने दो ना, जल्दी आ जाऊंगी। चुप करो ऐनुस, कब बड़ी होगी तुम? अगले घर जाकर क्या बनेगा तुम्हारा? उसको ज़बरदस्ती सोफे पर बिठाते वो बेबसी से बोली तो वो कंधे उचकाती टीवी की जानिब मुड़ी। आज तक उसने ज़िंदगी के बारे में सोचा ही ना था कुछ। उसे लगता था ज़िंदगी हमेशा यूं ही असीर और मेहरबान रहेगी उस पर। उसे लगता था ज़िंदगी फ़कत नर्म और खूबसूरत फूलों की सेज है। उसे लगता था कि ज़िंदगी खूबसूरत है और उसे यकीन था जब ये आखिरी सिरे पर पहुंच जाए तो बकरे के गले पर छुरी चलानी है। ताहिर खान ने जुनैद के बाप को देखते हुए कहा तो उसने सर हाँ में हिलाते बेटे को देखा। उसे शक था बेटे पर और गुस्सा भी, मगर क्या करता, वो था तो उसका बेटा ना। उसके लिए अभी से तकलीफ महसूस हो रही थी। जो दूसरी जानिब खड़ा उन सुर्ख होते कोयलों को देख रहा था, डर के बाइस पूरा वजूद पसीने से तर था और कई बार कहने के बावजूद पाँव को उन कोयलों पर वो नहीं रख सका। जुनैद दाद, तुम अपना और पंचायत का वक्त बर्बाद कर रहे हो, जल्दी करो। वाहिद सदियाल स्पाट लहजे में बोले। सामिर और हाजिम कदरे दूर खड़े देख रहे थे। ये मुजरिम है और मुजरिमों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये रस्म अदा कर सकें। हाजिम ने जुनैद को देखते कहा तो सामिर ने उसे देखा। ये बेगुनाह भी तो हो सकता है और मेरा नहीं ख्याल कि कोई अक्लमंद इंसान इस किस्म की रस्मों पर यकीन रखता होगा। उसका लहजा स्पाट था। तुम बाहर जाकर अपनी रिवायतों को भूल चुके हो तो इसमें मेरी गलती नहीं है। बस एक मशवरा दूंगा, या तो खुद को इस माहौल के मुताबिक बना लो या फिर वापस लौट जाओ। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। तीसरा ऑप्शन है इस जहालत को ख़त्म करने का। सामिर ने उसे देखते उम्मीद से कहा। वो ये सब बदलना चाहता था। हाजिम उसे देखते तंजिया मुस्कुराया। जब भी नहीं, मैं इन पर नहीं चल सकता। मैं मानता हूँ कि मैं गुनाहगार हूँ, मगर मैं ये सब नहीं कर सकता। मुझे माफ़ कर दो। इससे पहले कि गुलजार जुनैद का पाँव जलते कोयलों पर रखता, जुनैद चिल्ला उठा, जबकि सामिर तो हैरत ज़दा हुआ। कुछ पल उसे यकीन ना आया कोई इतना सच्चा झूठा भी हो सकता है। और फिर जानी एक लड़की की इज्जत पामाल करने की कोशिश की। जो गुस्सा पहले उसे इस रस्म पर आ रहा था अब जुनैद पर आ। उसके नज़दीक ऐसे लोगों को माफ़ करके ज़िंदा छोड़ देना मुआशरे को सज़ा देने जैसा था। मैंने कहा था ना कि ये मुजरिम है, इसका कत्ल वाजिब है। मैं खुद इसका कत्ल करूँगा। इसने मेरी बेटी। आराम से, हम यहाँ फ़ैसला करने के लिए मौजूद है ना। वाहिद सदियाल ने हाथ उठाते उसे मज़ीद कुछ भी बोलने से रोका। जुनैद खौफज़दा निगाहों से उन्हें देख रहा था। मेरा तो यही फ़ैसला है कि इस बच्ची को जुनैद के निकाह में दे दिया जाए, वरना कौन अपनाएगा। शाहिद जदियाल ने पंचायत की जानिब मुड़ते कहना चाहा, मगर ऐसे कैसे एक मासूम को एक जानी से ऐसे कैसे एक मासूम को एक जानी के निकाह में दिया जा सकता है। मैं ऐसा कोई फ़ैसला नहीं होने दूंगा। वो जो उसकी सज़ा सुनने का मुंतज़िर था, जुनैद के एतराफ़ के बाद निकाह का फ़ैसला सुनते पहले तो सख्ते में आया और फिर एकदम आगे बढ़ते सर्द लहजे में कहा, उससे कहाँ बर्दाश्त हो रहा था ये सब। जबकि हाजिम ने उसे रोकना चाहा, मगर वो पहले ही बोल पड़ा था। एक पल को सब खामोश हुए। अभी ख़ानदान की दस्तार तुम्हारे सर पर रखी नहीं गई है सामिर मीर, और तुम्हें पंचायत का कोई भी फैसला करने का भी कोई हक नहीं। बेहतर है कि तुम हमें फैसला करने दो। वाहिद सदियाल ने बेटे को देखते संजीदगी से कहा। ये तो वो जानते थे कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करेगा। हम सब सामिर साईं के साथ हैं। वो अपनी बेटी का निगाह हरगिज़ भी इस जानी से नहीं होने देंगे। हम फैसला पंचायत ने करना है, आप सब ने नहीं। बच्ची को लाओ यहाँ, निकाह यहीं पर होगा। मैं कैसे निकाह कर सकता? जान से मार दूंगा मैं इस वैशी को, मगर अपनी बच्ची। बस। कमर साहब एकदम चिल्लाई तो सब खामोश हो गए। गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं और यहाँ तमाशा ही बंद नहीं हो रहा। फैसला पंचायत ने करना है और पंचायत मिलकर फैसला करेगी।
उनकी गरजदार आवाज़ सुनते सब खामोश हो गए थे। सामिर हनूस खड़ा था, जबकि हाजिम टांग पर टांग रखकर बैठ चुका था। यहाँ हमेशा वही फैसला माना जाता जो पंचायत करती, और फिर वो फैसला ठीक होता या गलत, हर सूरत माना जाता था। और ये पहली बार नहीं, कई बार हुआ था। छोटी उम्र की लड़कियों के निकाह ऐसे पंचायत में हो जाया करते थे, और रोकने या बोलने वाला कोई ना था। आज पहली बार किसी ने एतराज़ किया था। तमाशा तो लगना ही था। ईसल खान का निकाह जुनैद से हरगिज़ नहीं होगा। एक तो वो उसका मुजरिम है, फिर वो लड़की रजामंद नहीं। इस फैसले के अलावा कोई भी फैसला सुना दे, मगर ये नहीं। दो टोक लहजे में कहते वो हाजिम के साथ जाकर बैठ गया। रफ्ता रफ्ता सभी बैठ गए थे। बस जुनैद, उसका बाप लियाकत और ईसर का बाप यूनुस वही दरमियान में खड़े थे। यूनुस का बस नहीं चल रहा था, उसको अभी मार दे, जबकि लियाकत बाप था, वो कैसे छोड़ देता अपने बेटे को। उसे एहसास था कि उसका बेटा मुजरिम था, मगर था तो उसका बेटा। जुनैद के घर की औरतें और ईसल की माँ चेहरों को छुपाए एक साइड पर खड़े हो गए। पर्दा करके औरतों को जिरगे में आने की इजाज़त तो होती, मगर जब उन्हें बोलने का हुक्म दिया जाता तभी बोल सकती थी, सिर्फ जब भी वो खामोश थी। और जुनैद, वो परेशानी और खौफ से कभी बाप को तो कभी पंचायत को देखता। ईसल से निकाह, वो तो मरकर भी राजी ना होती, मगर अभी तो फैसला सुनाया नहीं गया था। कबीर भाई तो अच्छे हैं, तुम क्यों शादी नहीं करना चाहती हो? महिरा ने उसकी सारी बात सुनते परेशानी से कहा। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था रमला का रोना। रमला और वो बचपन की काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स थी। दोनों की कोई बहन नहीं थी, और यही वजह थी कि वो आपस में बहुत अटैच थी। अच्छे हैं वो, रोज़ तो शराब नोशी करके घर लौटते हैं, बल्कि अक्सर तो ये भी तकल्लुफ़ नहीं करते। न जाने कहाँ रहते हैं, हर गलत काम में मुलविस। ऐसे में मैं कैसे उससे निकाह कर लूँ? औरत ज़ात को कुछ नहीं समझता है, मैं कैसे? एक बार फिर घुटनों में सर दिए वो रो दी थी, जबकि महिरा अब डर गई थी। उसे कभी भी ऐसा नहीं लगा था। कबीर, वो तो काफ़ी सुलझा हुआ लगता था उसे। रमला, तुम तो शाहिद अंकल से। माही, मैं कर चुकी हूँ बात। तभी लाला ने कहा कि अगले इतवार को निकाह है। मैं कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं बात करूँ सरहान से? वो कुछ सोचते हुए बोली, अलबत्ता ऐसा सोच कर भी डर लगा उसे। तुम? रमला ने एकदम आंसू साफ करते उसे देखा। तुम कर लोगी बात? तुम कर लोगी बात? उसे यकीन ना आया, तो वो तो बहुत डरती थी हाजिम सरहान से। अब तुम इतना रो रही हो तो और क्या करूं? एक बार बात कर ही लेती हूँ, शायद कोई हल निकल आए। स्याह रेशमी बालों की लटों को कानों के पीछे करते उसने कहा। दुपट्टा बेड पर रखा था, जो शायद गर्मी में करना मुहाल हो गया था, जबकि रमला सफ़ेद खुली शर्ट और खुला ट्राउज़र पहने हुई थी। बाल बेतरतीबी से खुले थे। रो रो कर चेहरा सुर्ख हो गया था उसका। और अगर डांट पड़ गई तो? उसे डर था, और वो ये भी जानती थी कि हाजिम से महिरा भी डरती थी। ये तो है यार, उसने मुंह बनाया और फिर एक बार फिर बालों को पीछे किया। मगर कोई बात नहीं, मारेंगे तो नहीं ना? अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया तो बस डांट पड़ेगी, तो खैर है, डांट सुन लूँगी मैं। वो हंसते हुए बोली। स्याह आंखें और छोटी हो गई। अच्छा, मगर अभी तो रात हो रही है, तुम चली जाओ ना। और लाला तो अभी तक वापस भी नहीं आए। नहीं, मैं भी इर्तसाम लाला को कॉल करके बता देती हूँ कि लेट लेने आए, और मुझे खाने का तो कुछ ला कर दो। तुम्हें पता भी है इतनी देर कहाँ भूखी रह सकती हूँ मैं? महिरा ने खुद बेड से उतरते उसे भी ज़बरदस्ती उतारा, जो इर्तसाम के नाम पर साकित हुई। होश में आते जबरन मुस्कुराई। लियाकत खान ज़रा जान पहचान वाला है, उसने मिन्नत की थी बेटे के लिए। कमर साहब, कदरे राजदारी से बोले थे वो, मगर फैसला तो करना होगा ना कुछ, और इसको ऐसे कैसे छोड़ा जा सकता है? पूरा गांव जमा हो गया, अगर इसको सज़ा ना मिली तो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, वाहिद सदियाल ने परेशानी से कहा। फिर उन सब का मानना था कि जुनैद गलती पर ज़रूर था। मैं तो कहता हूँ कि निकाह वाला फैसला दुरुस्त है, साथ कोई सज़ा के तौर पर 5 लाख बच्ची को दे दे। ऐसे दोनों काम हो जाएंगे। बच्ची के मुस्तकबिल का भी सोचना है ना, कौन अपनाएगा उसे? कहते हुए शाहिद जदियाल थे ये। उनकी बात से बाकी सब ने भी इत्तफाक किया। जब भी वो सब खड़े हुए, उनके खड़े होते ही बाकी लोग भी खड़े हुए जो जिरगे में बैठे थे। बाकी गांव के लोग जो जिरगा देखने आए थे वो कदरे दूर खड़े थे, मगर आवाज़ उन तक जा सकती थी। फैसला जुनैद के हक में ही होगा। हाजिम सरहान ने साथ खड़े सामिर मीर को जताया। सामिर ने कुछ नहीं कहा, फ़कत गन होल्स्टर को छूते गन की तस्दीक की। हाजिम गहरा मुस्कुराया, जानता था कि सामिर इतना ही जुनूनी था। पंचायत ने मिलकर फैसला किया है कि वाहिद सदियाल ने एक पल रुककर अपने बेटे पंचायत ने मिलकर फैसला किया है कि वाहिद सदियाल ने एक पल रुककर बेटे को देखा। जानते थे कि वो शदीद गुस्से में होगा, मगर फैसला पंचायत का था तो उन्होंने अकेले फैसला करना नहीं था।
हमने वही फैसला किया जो पहले सुनाया गया। ईसल की शादी जुनैद से करवा दें और जुनैद को सज़ा के तौर पर 5 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा बच्ची को। किसी को कोई एतराज़? अपनी बात मुकम्मल करते सिवाय सामिर के पूरे मजमे पर एक नज़र डाली। यूनुस खान कुछ कहता कि हाँ हाँ, मेरा बेटा निकाह करेगा और खुश रखेगा बच्ची को और जुर्माना भी अदा करेगा। साईं, बस मेरे बच्चे को माफ़ी। निकाह तो तब होगा ना जब ये बचेगा। पल में जुनैद तक पहुंचते उसे धक्का देते गिराया और गन निकालते उसके माथे पर वो तान चुका था। कुछ लम्हों का खेल था, किसी को कुछ समझ ना आया, एक सिवाय हाजिम सरहान के। वो सब नज़रअंदाज किए दिलचस्पी से देख रहा था सामिर को। उसे ऐसे खेल काफ़ी दिलचस्प लगते थे। सामिर साईं, सबको जैसे होश आया और चीखते हुए सामिर को पीछे करना चाहा, मगर उस पर खून सवार था। नहीं, इस बस्ती में जानियों को यूं ही माफ़ी मिलती रही तो कोई लड़की महफूज नहीं रहेगी। इसको माफ़ी नहीं मिलेगी। ये मरेगा और सबके सामने मरेगा। मैं देखता हूँ कौन बचाता है इसे। वो किसी सूरत नहीं छोड़ रहा था उसे। पिस्टल वाला हाथ न जाने कौन कौन खींच रहा था। जब निशाना लेने के बावजूद चूक गया। पिस्टल माथे पर और फिर गोली की आवाज़। जुनैद को लगा मौत उसके सामने थी। उसको याद आया ईसल को उसे धक्का दिया था, वो भी ज़मीन पर गिरी थी। उसको शदीद खौफ से देख रही थी। वो भी चीखना चाहती थी मगर डर ने जैसे बोलने की सलाहियत सल्ब कर ली थी उसकी। अब वो भी उसी हाल में था, उतना ही खौफ, वैसी ही मौत। उसके वहमो गुमान में ना था कि खुदा की पकड़ इतनी जल्दी और सख्त होगी। वो मज़ाहमत नहीं कर रहा था, या शायद कर पा ही नहीं रहा था। इज़्ज़त की कीमत लगाई जाएगी, मासूमियत के कत्ल की कीमत लगाई जाएगी। ठीक है, इसके कत्ल के बाद मैं भी 5 लाख के बजाय 10 लाख जुर्माना दूंगा, मगर ये नहीं बचेगा। सामिर, छोड़ो उसे, तुम्हारा हर फैसला मंजूर होगा हमें, बस इसे ज़िंदा रहने दो। सामिर, वाहिद सिद्दीयाल ने शदीद खौफ और बेबसी से कहा। वो हरगिज़ नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कातिल बन जाए। वो खुद एक जालिम जागीरदार थे, मगर कातिल आज तक नहीं कहलाए, फिर अपने बेटे को कैसे कत्ल करने देते। सामिर, छोड़ दो, तुम्हारा फैसला सुना जाएगा। छोड़ दो इसे अब, उठो उठो सामिर। बिल आखिर हाजिम सरहान आगे बढ़ते उस तक पहुंचा और ज़बरदस्ती उसे खड़ा किया। यूनुस खान ने एकदम बेटे को उठाया था। बाकी सबकी जान में जान आई थी। तुम्हारा फैसला सुना जाएगा सामिर, तुम्हारा ही फैसला सुना जाएगा। वाहिद सिद्दीयाल ने उसके हाथ से पिस्टल लेना चाही, मगर वो अपना बाजू बेदर्दी से पीछे कर गया। स्याह बाल माथे पर बिखरे थे और रंगत शदीद सुर्ख हो चुकी थी। गुस्से के बायस उसका सांस भारी हो चुका था। हाजिम ने उसे पकड़ना चाहा, मगर वो दूर हुआ। इसी जिरगे के सामने, इस पूरे गांव के सामने 80 नहीं बल्कि पूरे 100 कोड़े पड़ेंगे इसे। और फिर अगर ये बच गया तो जो 5 लाख इज्जत के निकाले थे वही इसकी जान पर लगा देना। मैं देखता हूँ आज के बाद किस माई के लाल में इतनी हिम्मत है कि ऐसा कोई गुनाह करे, कोई ऐसा गुनाह करे। अपने कॉलर को ठीक करते, गन होलिस्टर में डालते, वो सर्द आवाज़ में बोला। आवाज़ इतनी ऊंची थी कि सब ने सुनी थी, और उसका फैसला सुनते कैसे सकता तारी हुआ था सब पर। खौफ से उन्हें भी पसीना आया जिन्हें सज़ा नहीं मिली थी। पिछले 2 साल में तकरीबन 20 ऐसे केस सामने आए थे, तब भी कोई ख़ास कदम ना उठाया गया, और अब इन केसों में इजाफा होता जा रहा था। मगर वो मर जाएगा तो फिर मैं ये काम यहीं नहीं। यूनुस खान ने कदमों में गिरते हाथ जोड़े, जबकि जुनैद के पास कुछ नहीं बचा था कहने को। उसका बाप उसकी वजह से 1000 लोगों के बीच हाथ जोड़े कदमों में गिरा रो रहा था। उसके लिए ये तकलीफ ही काफ़ी थी, मगर गुनाह। जबकि हाजिम सरहान ने गुलजार को इशारा किया जब भी वो जुनैद के पास पहुंचा था। कुछ ही देर में वहाँ काफ़ी लोग जमा होते जा रहे थे और जुनैद की चीखें काफ़ी बुलंद हो गई। ये मर्द कितने सफाक और बुरे होते हैं ना माँ, उस 17 साल लड़की ने जुनैद को देखते अपनी माँ से कहा, जबकि उसने साथ खड़ी उसकी माँ पर पुरदर्द अंदाज में मुस्कुराई। मर्द या औरत बुरे नहीं होते, इंसान बुरा होता है बेटा। जिन्स औरत हो या मर्द, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, और हर इंसान बुरा नहीं होता। तुमने जुनैद की बुराई देखी, तुम सामिर मीर साईं की अच्छाई फरामोश कर रही हो। मर्द तो वो भी है, मगर इंसान दो मुख्तलिफ हैं। काश मेरी बच्ची की बार में भी कोई सामिर आता उसे इंसाफ दिलवाने के लिए, मगर अब शायद कोई कोमल, कोई ईसल रुसवा ना हो इस गाँव में। पहली बात अपनी बेटी को समझाते, दूसरी बात उन्होंने दिल में कही थी, और नम आंखों को दुपट्टे के पल्लू से साफ करते वो अपनी बेटी का हाथ थामते वापस को मुड़ गई थी। कभी अपनी हंसी पर आता है गुस्सा, कभी सारे जहां को हंसाने को जी चाहता है। रात हो रही है माँ, अभी भी लाला
आयनूर अभी बोल रही थी कि यकदम बाहर गाड़ियां आकर रुकने की आवाज़ आई। वो भाग कर बाहर गई थी। स्याह और सफ़ेद रंग की कई गाड़ियां यके बाद तीसरे आकर रुकी थीं। वो उतनी तेज़ी से उसके अंदर से गार्ड्स भी निकले थे और स्याह गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। जब भी वो तेज़ी से बाहर निकला और बिना किसी को देखे अंदर की जानिब बढ़ा। सामिर सामिर बात तो सुनो। शाहिद जदियाल ने उसे रोकना चाहा मगर वो अनसुना करता चला गया। क्या हुआ बाबा? आयनूर परेशानी से बोली। सामिर तो बहुत कम गुस्से आता था और जब भी आता शदीद आता था और अभी भी वो शदीद गुस्से में था। क्या हुआ सामिर को? नूरे बीबी भी परेशान सी उनके पास आई। ये तो वो जानती थी कि ये होना ही था। क्या होना है आपके लाडले को? पूरे जिरगे में मेरा तमाशा बना दिया इसने। इसको समझा दें, अभी ये ख़ानदान का बड़ा नहीं है, जिंदा हूँ मैं अभी। वो हर फैसले का हक भी मुझे ही है। नरमी से बेटी के सर पर हाथ रखते वो नूरे बीबी को देखते काफ़ी संजीदगी से बोले थे। दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे को देखा। मगर हुआ क्या है उनके पीछे अंदर चलती वो जानना चाह रही थी। जानती थी कि सामिर बेवजह गुस्सा नहीं होता। जिरगे के बीच जब लड़के के सर पर पिस्टल रख दिया इसने जाकर और मैं ना रुकता तो यकीनन आपका बेटा कातिल के रुतबे पर फैज हो चुका होता अब तक। सोफे पर बैठते वो उनको देखते तंजिया बोले तो नीरे बीबी का दिल हाथों में आया था। बिगड़ता जा रहा है ये, इसके लिए कोई लड़की देखें ताकि कुछ सुधर जाए, वरना यूं ही जिरगे में तमाशे करता रहेगा। मगर इतनी जल्दी शादी? नूरे बीबी हैरान हुई। तो क्या माँ, भाई की उम्र हो गई है, आप कोई लड़की देखे ना, कितना मज़ा आएगा। आयनूर खुशी से बोली। कितने अरसे से उनके घर ऐसी कोई खुशी नहीं आई थी। देखती हूँ मैं, वो पुरसोच सा बोली। कभी छुपा लेते हैं गमों को कोने में, कभी किसी को सब कुछ सुनाने को जी चाहता है। कभी रोता नहीं दिल किसी भी कीमत पर, कभी यूं ही आंसू बहाने को जी चाहता है। यार रात बहुत हो गई है मगर अभी तक तुम्हारे भाई नहीं आए हैं। क्या करूं? कमरे की खिड़की से बाहर झांकते महिरा काफ़ी परेशानी से बोली। आज से पहले वो इतनी देर तक बाहर नहीं रही थी और इर्तसाम की भी कॉल आई थी। वो अब गुस्सा हो रहा था और लेने आ रहा था। कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है कि सुबह बात कर लेना। रमला ने भी उसकी बात से इत्तफाक किया, अलबत्ता चेहरे पर काफ़ी परेशानी थी। कहीं ना कहीं उसे यकीन था कि हाजिम नहीं मानेगा। वो दोनों अभी आकर वापस बेड पर बैठी ही थीं कि एकदम हवेली का मेन गेट खुलने की आवाज़ आई और फिर यके बाद दिगरे कई गाड़ियां आगे पीछे आकर रुकी। महिरा भागते हुए वापस खिड़की पर पहुंची। असलहे से लेस बंदे बाहर निकले और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। शाहिद जदियाल बाहर निकले मगर हाजिम नहीं निकला। गाड़ी का दरवाज़ा खुला था, उसे यकीन था कि वो बाहर निकलेगा। माहिर पीछे लाला ने देख लिया तो पहले ही गुस्से आ जाएगा। उसे बाहर झांकता देख रमला परेशानी से बोली मगर माही ने जैसे सुना ही नहीं। दुपट्टे से लापरवाह वजूद और चेहरे पर बिखरी चंद लटें, वो इंतज़ार कर रही थी उसके निकलने का। मोबाइल कान से लगाए वो कंधों पर शॉल फैलाए बाहर निकला। उसके निकलते ही सारी गाड़ियां आगे बढ़ चुकी थीं। अब वो अकेला खड़ा था वहाँ। वो उसे देखते अभी मुड़ने ही लगी थी कि ऐन उसी वक्त हाजिम ने चौंकते हुए उसे देखा। महिरा ने भी उसी वक्त उसे देखा और पल की देरी किए बिना तेज़ी से अंदर हुई। नीचे खड़े हाजिम ने दांत पीसे थे। कॉल बंद करता तेज़ी से अंदर आ। क्या हुआ? लाला ने देख लिया? रमला ने ज़रा सा खिड़की से सर निकालते देखने की कोशिश करते कहा, नहीं देखा नहीं, वो पहले ही अंदर चले गए। उसने साफ झूठ कहा। अच्छा अब तुम बात करोगी? रमला ने आस से पूछा। बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। जल्दी से कमरे में चले जाएं फिर करती हूँ बात। बल्कि तुम ऐसा करो, कॉफ़ी बनाओ, मैं वो लेकर चली चलूँगी। माही लाला के कमरे में नहीं, जाओ भी। मगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही महिरा ने ज़बरदस्ती उसे कमरे में भेजा था। कभी अच्छा लगता है आज़ाद उड़ना, कभी किसी बंधन में बंध जाने को जी चाहता है। कभी लगते हैं अपने बेगाने से, कभी बेगानों से अपना बनाने को जी चाहता है। जल्दी में से कमरे से निकलने की वजह से वो शॉल भी ना ओढ़ सकी। उसे ट्राउज़र शर्ट में खुले बालों के संग वो इधर उधर देखते किचन की जानिब बढ़ी। उस वक्त किचन में कोई नहीं था। रात का खाना औरतों ने खा लिया था और मर्द कुछ देर बाद खाते। मुलजिम जा चुके थे। उसे पता था कि हाजिम इस वक्त खाना खाएगा, चाय नहीं पिएगा, मगर फिर भी उसने कॉफ़ी बनाने का सामान निकाला। अजीब घबराहट हो रही थी मगर उसे यकीन भी था कि हाजिम महिरा को कुछ नहीं कहेगा। सुनाए होने वाली बेगम शादी से खुश नहीं है। उसने उबलता पानी कप में डाला ही था कि अपने करीब से आती मर्दाना आवाज़ उसे शल कर गई। कुछ छींटे हाथ पर गिरते नई अजियत दे गए और फिर कबीर का आना। उसका दिल शिद्दत से धड़कने लगा।
क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई? वो हनूज सर्द लहजे में बोला। वो उसके पीछे मगर 2 कदम के फासले पर खड़ा था। हाँ, अलबत्ता उसने चेहरा आगे किया था और मुंह से आती शराब की बदबू पीछे हूँ। आपने शराब? एकदम उसे धक्का देते वो हैरत की ज्यादती से बोल ना पाई। आज से पहले वो यूं नशा करके उसके पास तो कभी नहीं आया था, आज ये भी कर गया था। जबकि ब्लैक टी शर्ट में चोरी जसामत का मालिक कबीर जदियार अब बेमुरवत निगाहों से उसके वजूद को देख रहा था। बाल माथे पर बिखरे थे और आंखें गुलाबी हो रही थी, और अगर बुरा इंसान ना होता वो तो काफ़ी खूबसूरत था। रमला ने स्याह लंबे बाल आगे किए थे तो कबीर हंस दिया। उसकी हंसी खूबसूरत थी मगर वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लग रहा था। मगर तुम जानती हो, या तो कबीर या फिर मौत। उसके दाएं जानिब अपना मजबूत हाथ जमाते अब के वो सर्द आवाज़ में बोला। रमला खौफ से और पीछे हुई, मगर पीछे शेल्फ थी। उसे कबीर से डर लग रहा था, शदीद डर। कबीर ने दरमियानी फासला नहीं मिटाया, बस कुछ लम्हे उसको बेबाक निगाहों से देखता रहा और फिर, वैसे हो तुम काफ़ी हॉट, मैं तो पहली बार यूं देख रहा हूँ तुम्हें, लगता है अब नशा छोड़ना पड़ेगा। बिना उसके चेहरे को छुए शहादत की उंगली से उसके बालों को कान के पीछे करते वो बोला। रमला ने आंखें जोर से बंद कर रखी थी, खौफ से रंगत सुर्ख होने लगी। उसे लगा कबीर ना गया तो वो रो पड़ेगी। कबीर पीछे हुआ और एक मायने खेत बेबाक निगाह उसके दिल का सरापे पर डालते किचन से निकल गया। उसको आसपास महसूस ना करके रमला ने आंखें खोली और कई आंसू चेहरे पर गिरे, मगर बेदर्दी से उन्हें साफ करते उसने कॉफ़ी की जानिब ध्यान दिया, मगर आंखें बार बार नम हो रही थी। कभी ऊपर वाले का नाम नहीं आता जुबां पर, कभी उसी को मनाने का जी चाहता है, कभी लगती है जिंदगी बड़ी सुहानी, कभी जिंदगी से उठ जाने का जी चाहता है, कभी जिंदगी से उठ जाने का जी चाहता है। जाओ ना, इर्तिसाम आ जाएगा। उसको कॉफ़ी का कप थामे दरवाजे में खड़ा देख रमला ने बेचैनी से कहा। महिरा ने कॉफ़ी के कप को देखा और सारी हिम्मत जमा करते दरवाज़ा नॉक किया। रमला एकदम पीछे होती कमरे में गुम हुई, अलबत्ता दिल शिद्दत से धड़क रहा था। आ जाओ। वो जो अभी शावर लेकर बाहर निकला था नॉक होने पर कुछ हैरान हुआ, क्योंकि उसके कमरे में उस वक्त कोई नहीं आता था, मगर फिर इजाज़त दे दी। अगले ही लम्हे दरवाज़ा खुला। सामने खड़े वजूद को देख उसके जबड़े तन गए थे, जिसके वजूद पर शिफॉन का छोटा सा दुपट्टा था। बाल कुछ चेहरे पर आ रहे थे और नाजुक दिलकश वजूद। उसने पल में निगाहों का जाविया बदला। ये कॉफ़ी, उसने उसे देखते ही डर कर कहा। रखो इधर। वो जान गया था कि वो क्यों आई है और अब उसे ही देख रहा था। वो बात करनी थी आपसे। कॉफ़ी का कप साइड टेबल पर रखते महिरा ने बिना उसकी जानिब देखेगा, यहाँ तक तो हिम्मत करके आ गई थी। अब उसे डर था कि कहीं वो ज़्यादा गुस्सा ही ना हो जाए। रात के इस वक्त तुम अकेली मेरे कमरे में मुझसे क्या बात करने आई हो? इतनी ज़रूरी क्या बात थी कि तुम भूल गई कि रात के इस पहर तन्हा किसी गैर मर्द के कमरे में नहीं जाते हैं? उसके चेहरे को स्पाट निगाहों से देखते वो उतने ही सर्द लहजे में बोला था। महिरा के लिए कभी उसका लहजा या निगाहें सर्द नहीं हुई थी, मगर उस वक्त उसे महिरा पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसके वजूद पर एक शिफॉन के दुपट्टे के अलावा कोई शॉल तक ना थी। बेशक वो हवेली की नहीं थी, मगर रमला के साथ तो होती, उसे कुछ तो पता होना चाहिए। फिर भी वो जो बात करने आई थी हाजिम उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था, जबकि महिरा जो कुछ और कहने वाली थी उसकी बात सुनते शिद्दत से चौंकते उसे देखा। वो उसे ही देख रहा था, सर्द और सपाट निगाहों से। एकदम उसे एहसास हुआ वो उस वक्त यहाँ आकर किस कदर बड़ी गलती कर चुकी थी। अनजान घर, अनजान लोग और अनजान मर्द, रमला के अलावा किसी को पता भी नहीं था कि वो उसके कमरे में थी। अगर वो कुछ, उसे शदीद घुटन का एहसास हुआ। दुपट्टे के पल्लू को सख्ती से पकड़ते पुरखौफ निगाहों से उसे देखते वो बेसाख्ता 2 कदम पीछे हो गई थी। वो डरपोक लड़की नहीं थी, मगर उस वक्त उसे एहसास हुआ कि वो कितनी कमज़ोर थी, या फिर लम्हे कमज़ोर थे। वो रमला, बकौल तुम्हारे और तुम्हारी दोस्त के इस हवेली के मर्द नशई है ना? तो तुमने एक पल को भी नहीं सोचा कि अगर इस वक्त मैं नशे में होता तो? गरम कॉफ़ी का कप हाथ में लिए वो उसकी जानिब बढ़ा। लहजा और निगाहें हर जुजियात से आ रही थी। उसने कई बार रमला को ये कहते सुना था। महिरा का सांस खुश्क होने लगा। उसने भागना चाहा मगर हिल ही ना पाई। वो बस उसके बढ़ते कदमों को देख रही थी। खौफ के बाइस धड़कनें सुस्त और आंखें नम हो रही थी। उसने तो बिल्कुल ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। और अब हाजिम का पास आना, मैं जाती हूँ सुबह बाद। सिर्फ नशा नहीं, औरत भी तो बहकाती है ना, नशे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और इस वक्त वो बिल्कुल उसके पास आकर रुका। महिरा उसकी बात सुनते स्टिल हुई। वो क्या कहना चाह रहा था?
इस वक्त तुम्हारा मेरे कमरे में आना मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर नहीं, ऐसा नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। मगर उसकी बात पूरी होने से पहले हाजिम सरहान ने हाथ में पकड़ा कप पूरी शिद्दत से नीचे फेंका। महिरा की चीख पे साख्ता थी। वो डरकर 2 कदम और पीछे हुई, लबों पर हाथ रखे और बाकी सिसकियों का गला घोटने लगी। दुपट्टा सर से कंधों पर गिरा। उसे हाजिम से डर लगा। वो ऐसा तो ना था। आज के बाद किसी नामहरम मर्द के कमरे में जाने से पहले सोचना कि उसका नशे में होना ही सिर्फ उसे शैतान नहीं बना सकता। अब निकलो मेरे कमरे से। जो बात करनी हो ना रोशनी में कमरे से बाहर करना, समझ रही हो ना। अब के वो कदरे नर्म लहजे में उसे देखते हुए बोला। वो उसे खौफजदा करना चाहता था ताकि वो फिर यूं किसी के कमरे में रात को ना जाए, और उसे खुद पर तो यकीन था, मगर अगर वो बेवकूफ़ कबीर के कमरे में चली जाती तो। वो तो नशे में धुत होता था और हाजिम जानता था वो किस किस्म का इंसान था। मगर वो ये भी जानता था कि कबीर घर की इज्जत पर बुरी नज़र नहीं रख सकता। मगर महिरा तो घर की इज्जत नहीं थी और वो लापरवाह लड़की थी। उसे अपना कोई ख्याल ना था। जैसे अभी वो शॉल बगैर उसके सामने खड़ी थी, फिर भी वो उसे वहाँ से भेज देना चाहता था कि वो अपनी बात ना कह पाए। महिरा ने कुछ पल खौफ से टूटे कांच को देखा और रुको। इससे पहले कि वो भागते हुए बाहर निकलती, उसकी भारी संजीदा आवाज़ सुनते वो ऐन दरवाजे में ही रुकी। धड़कनें कानों में गूंज रही थी। उसकी पुश्त थी हाजिम की जानिब। वो चलता हुआ उसके पास आया। महिरा को लगा अब वो उसे लगा ही देगा एक, मगर अच्छी लड़की हो इसलिए लफ्ज़ों की ज़ुबान में समझाना चाह, वरना और भी बहुत से तरीके हैं जिनके बाद तुम घर से भी रात को निकलने से पहले 10 बार सोचोगी। और हाँ, महिरा ने आंखें ज़ोर से बंद की हुई थी, जबकि हाजिम उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। हाथ बढ़ाकर उसका दुपट्टा 2 उंगलियों के दरमियान पकड़ा। खौफ से एकदम आंखें खुली उसकी, और उसका दुपट्टा हाथ पर देखकर धड़कनें रुक जाने की हद तक सुस्त हुई उसकी। इससे पहले कि वो कुछ करती, हाजिम ने उसका दुपट्टा सर पर किया था। आज के बाद खिड़कियों से बाहर झांकती हुई नजर ना आना। उसका लहजा सर्द हो गया। निगाहें उसके बालों को छूती पलट गईं। महिरा ने कोई जवाब नहीं दिया और काफ़ी तेज़ी से बाहर भागी। माही नीचे इर्तसाम। माही रो क्यों रही हो? माही रुको। रमला जो बेचैनी से उसके बाहर निकलने का इंतज़ार कर रही थी, उसके निकलते ही बोली, मगर उसे रोता देख शदीद बेचैन हुई। उसे पुकारा, रोकना चाहा, मगर वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती जा रही थी। माही रुको, बात सुनो। वो भी उसके पीछे भागी, और ये दूसरी बार था जब वो इर्तसाम के रूबरू हुई। जिंदगी अपने होने का एहसास मत दिलाया कर। मुब्तलाए खौफ है हम, तुझे देख के डर जाते हैं। उलझे ज़हन ख्वाब देखें भी तो क्या देखें। थके हारे लोग ऐसे सोते हैं कि मर जाते हैं। माही सुनो तो। बाहर लॉन में आते रमला ने उसका बाजू पकड़ते उसे रोका। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। कहीं ना कहीं उसे खदशा ज़रूर था। महिरा ने बिना कुछ कहे दोनों हाथों की हथेलियों से गाल साफ किए। दुपट्टा गले में झूल रहा था और रोने के बायस चेहरा सुर्ख हो चुका था। वो इर्तसाम के सामने यूं नहीं जा सकती थी, वरना वो उसे फिर कभी ना आने देता। या अब बताओ भी। अब के रमला ने परेशानी से कहा। वो बोल क्यों नहीं रही थी? कुछ नहीं, पता नहीं, बस वो जुकाम ज़दा सांस खींचती हवेली के दरवाजे की जानिब बढ़ी। रमला उसके साथ थी। बाल हमेशा की तरह खुले थे, अलबत्ता अब उसने कंधे पर शॉल कर रखी थी। जबकि अपने कमरे की खिड़की में खड़े हाजिम सरहान संजीदगी से उन दोनों को देख रहा था। वो कम अज़ कम महिरा को रुलाना नहीं चाहता था, मगर ये ज़रूरी था। वो उन दोनों को देखता रहा यहाँ तक कि वो बाहर निकल गई और वो बेचैन हुआ। अब वो क्या अकेली जा रही थी? तुम्हें डांटा लाला ने? उस वक्त वो भूल गई थी कि बाहर इर्तसाम था। वो बस बेचैनी से बोली, जबकि महिरा अब संभल चुकी थी। डांटा, मगर सही डांटा। मुझे रात के इस वक्त उनके कमरे में जाना ही नहीं चाहिए था। मेरी ही गलती थी। दाएं बाएं देखते वो कदरे अफसुर्दा लहजे में बोली, अच्छा किया महिरा, मैं कब से। और वो दोनों बोलते बोलते रुक गए। कुछ हैरत, कुछ बेयकीनी से एक दूसरे को देखा तो पल भर को तो सीने में धड़कते दिल साकित हुए। वो अपने सामने खड़ी उस लड़की को देख रहा था जिसके बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे। शदीद गर्मी में भी शॉल कंधों पर डाल रखी थी और यकटुक उसे देख रही थी, जो सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने काफ़ी थका थका सा लग रहा था, मगर उसे देखते जैसे साकित हुआ था। वो दोनों कुछ लम्हों के लिए भूल गए कि वो कौन थे, किधर थे, या उनके साथ कोई और भी था। ये दूसरी मुलाकात थी उनके दरमियान जो रूबरू थी, जब वो बिना किसी खलल के एक दूसरे को देख रहे थे, कदरे करीब से, वरना हमेशा दूर से देखा या सुना। सॉरी, सॉरी, मैं लेट हो गई। वो उन दोनों की कैफियत से यकसर अनजान बोली तो जैसे कांच की मानित फंसूं बिखरता चला गया, और दोनों ही जैसे होश में आए थे। रमला ने तो घबराकर चेहरा झुका लिया, जो शदीद सुर्ख हो चुका था। धड़कनें जैसे अब पूरी शिद्दत से धड़क रही थीं, जबकि इर्तसाम उसे देखे गया। कितने वादे खुद से किए थे कि अब बेखुद नहीं होगा, मगर सामने पाती
बेखुद सा उसे देखे जा रहा था। भाई, महिरा को जब एहसास हुआ तो उसे होश दिलाना चाहा। मैं चलती हूँ, अब मैं चलती हूँ। वो घबरा चुकी थी इर्तसाम की निगाहों से। जब भी महिरा को देखते बमुश्किल बोली। इर्तसाम ने एक नज़र महिरा को देखा, फिर उसे देखने लगा। अच्छा, महिरा अब इर्तसाम के लिए उदास हो गई। तुम जाओ, मैं कल आऊँगी, फिर कुछ करेंगे। वो इर्तसाम को देखकर बात बदल गई। रमला सर हिलाते वापस मुड़ गई। पाँव मन मन भर के हो रहे थे और दिल दिल शिद्दत से दुख रहा था। उसे इर्तसाम से शायद मोहब्बत नहीं थी, मगर उसे देख कर न जाने क्या हो जाता था उसे। कभी कभी दिल चाहता कि उसका हमसफ़र इर्तसाम जैसा हो, तो कभी चाहता कि इर्तसाम ही हो। उसकी निगाहों से वो वाकिफ़ थी, जानती थी वो उसे पसंद करता था, मगर वो क्या करती। इस सब के लिए उसे इजाज़त ही कब थी। वो हवेली में दाखिल हुई तो कई आंसू भी गालों पर गिरते चले गए। जबकि हाजिम अब भी खिड़की में खड़ा था। उसे देखा, मुतमईन हो गया, मगर उसके आंसू नहीं देख पाया। चली गई है वो, महिरा कदरे खफकी से बोली। जबकि इर्तसाम ने उसे देखा। उसे जाता तो देखा था, उससे बेहतर कौन जान सकता था कि वो जा चुकी थी। बिना कुछ कहे वो मुड़ गया। दिल में जिस मोहब्बत को दबाए जा रहा था वो सरकश होती जा रही थी, फिर सर उठाने लगी थी सरकशी में। दिल को जो इतने अरसे से बहला रहा था, अब फिर दिल वही तमन्ना लेकर बैठ गया था। और फिर इर्तसाम ने वो पूरी रात सिगरेट पीकर गुजारी। ना चैन था, ना नींद आ सकी। रमला अलग रोती रही। महिरा उन दोनों की परेशानी में करवटें बदल रही थी और हाजिम सरहान वो रात के उस पहर सुकून से सो रहा था। खा गई मेरे बच्चे को मनहूस मारी, ऐसे क्या देख रही है आप? सुकून नहीं मिला, या अब तू ये चाहती है कि मर जाए मेरा बच्चा? कुदरत बी ने जुनेद की कमर पर दवाई लगाते सामने खड़ी उस कम उम्र लड़की को देखते हुए कहा। कम वो बोली कम और गुर्राई ज़्यादा थी, जबकि जुनेद नीम बेहोशी में था। पूरी कमर नीलो नील हो चुकी थी और कुदरत बी का रो रो कर बुरा हाल अलग था। जबकि वो छोटे बालों वाली ईसल निचले लब को दांतों में दबाए कदरे नफरत से उस शख्स को देख रही थी जो अभी भी जिंदा था। साफ शफात रंगत और तीखी नाक, भरे भरे गुलाबी गाल और सब्ज रंग की बिलोरी आंखें। वो एक खूबसूरत लड़की थी जिसकी आंखों में मासूमियत रक्स करती, मगर उस वक्त सिर्फ नफरत थी उन आंखों में। वो सबसे डर कर रहती थी, मगर उस वक्त उसे कोई डर महसूस नहीं हो रहा था। ये अभी तक जिंदा है। उसके लहजे में तंज था या गुस्सा। कुदरत बी के साथ चंदा बी ने भी बेटी को नहीं समझ सकी। कुदरत बी के साथ चंदा बी भी बेटी को ना समझ सकी थी। वो उस वक्त जुनेद खान के पोर्शन में थे। चंदा बी के लाख मना करने पर भी वो यहाँ आ गई थी। असल में तो वो उसे तकलीफ में देखना चाह रही थी, जिसकी वजह से वो पिछली कई रातों से सो नहीं सकी थी। तू तो चाहती यही है कि ये मर जाए और उस पर तू राज करे, मगर मेरी बात तो सुन ले। मेरा बच्चा शेर है, शेर। देखना तुझे कैसे आपके जैसी माओं की वजह से अक्सर औलाद इस हालत में पहुंचती है। गलती पर टोकने की बजाय जो माएँ उन्हें सहराती हैं ना, दाद देती हैं। आज उसने गांव के सामने अपने बाप का नाम बदनाम किया, कल तो आपकी इन्हीं बातों की शय पर दुनिया में बदनाम होगा। इस जैसे लोगों का यही अंजाम होता है। चलो माँ। उनकी बात बीच में काटते वो स्पाट लहजे में कहती माँ से मुखातिब हुई, जबकि वो दोनों हैरत से उस 17 साल लड़की को देख रही थीं जो कल तक एक डरपोक लड़की थी, और आज मैं देख लूँगी, हाय मेरा बच्चा। वो दोबारा दुहाइयाँ देने लगी, जुनेद के जख्मों पर मरहम लगाते हुए। अगली सुबह खुशगवार थी। सामिर मीर स्याह रंग की कॉटन की शलवार कमीज पहने उस वक्त ड्रेसिंग के सामने खड़े खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। गो के गुस्सा अब भी खत्म नहीं हुआ था, मगर कम ज़रूर हो गया था। वैसे तो वो एक नर्म गो इंसान था, मगर कभी जो गुस्सा आ जाता तो अगला कौन होता वो भूल जाता था। वो ज़्यादा बहस नहीं करता था, मगर कभी जो ज़िद लगा लेता तो तब तक सुकून ना लेता जब तक उसकी ज़िद पूरी ना हो जाती। कल यही किया था उसने। परफ्यूम खुद पर छिड़कते वो कमरे से निकलते सीढ़ियाँ अबूर करते नीचे डाइनिंग रूम में आ गया। अस्सलामुअलैकुम। सबको मुश्तरका सलाम करते वो कुर्सी घसीट कर बैठ गया। खानम बी ने उसे देखते जैसे सुकून का सांस दिया था। कल से 10 बार आई थी तुम्हारे कमरे में, मगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला। चाय का कप उसको देते वो खफकी से बोली, जबकि वाहिद सिद्दीयाल ने उसे देखा भी नहीं था। वो उससे शदीद खफा थे और सामिर उनसे। ये कोई नई बात नहीं थी, वो अक्सर यूं ही खफा रहते थे एक दूसरे से। दवाई लेकर सो गया था, सर में दर्द था। वो सच में कल नींद की गोलियां लेकर सोया था और फिर सुबह ही उठा था। बेटा कब तक चलेगा ऐसे? वो सख्त परेशान थी उसके लिए। वाहिद सिद्दीयाल अब चाय पी रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ अकेले थे।
आयनूर अक्सर लेट जागा करती थी, वो अब भी सो रही थी। ऐसे कैसे? क्यों, कुछ हुआ है? वो अनजान बना। वजीद चेहरे पर संजीदगी थी। तुम शादी कब करोगे? अब तो उम्र भी हो गई है तुम्हारी। वो मतलब की बात पर आई। कर लूँगा शादी भी, एक काम है, हाजिम से मिलने जा रहा हूँ, शायद देर हो जाए। वो बात को वहीं ख़त्म करते उठ गया। खानम बी ने उसे पुकारा, मगर उनके माथे पर लब रखते वो बाहर निकलता चला गया। देख लिया, इसके तेवर तो मुकम्मल तौर पर बदल चुके हैं। इससे बर्दाश्त ही नहीं होता कि इसका बाप क्यों सुकून से सांसें ले रहा है। तुम खानदान की कोई लड़की देखो, तुम खानदान में ही कोई लड़की देखो और इसकी जल्दी शादी करो, ताकि अकल आए कुछ इसे। मैं इसका पागलपना बोर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। चाय का कप उन्होंने सख्ती से वापस रखते हुए कहा था। वो गुस्से थे, मगर अंदर से डरते थे, सामिर के जुनूनी गुस्से से। वो उनका इकलौता बेटा था, उनके ख़ानदान का वारिस। वो चाहते थे वो इस माहौल में सेट हो जाए, मगर वो भी सामिर मीर था, अपनी ज़िद का पक्का। उन्हें लगता था शादी करके वो कुछ समझदार हो जाएगा, मगर वो तो उनके नक्शे कदम पर चल पड़ा। जब भी वो उसकी शादी करवा देना चाहते थे अपने जैसे आला लोगों में, वो माने भी तो तब ना, उसके बड़े भी मानेंगे। तुमसे जो कहा है ना वो करो तुम। वो इस मामले में संजीदा थे। सामिर जो अपनी शॉल लेने आया था, एक अफसोस भरी निगाह उन पर डालते वैसे ही निकल गया। सफ़ेद कॉटन की शलवार कमीज़ में मलबूस हाजिम सरहान और ब्लैक कॉटन की शलवार कमीज़ में मलबूस सामिर मीर आज शायद काफ़ी अरसे बाद फुर्सत में बैठे थे। ये हाजिम सरहान के डेरे का मंजर था, उनके अलावा और कोई अंदर नहीं था। शायद तुमने गांव से जाकर गलती की, तुम सब भूल गए, अपना सब कुछ। सिगार के धुएं को देखते वो कदरे अफसोस से बोला। सामिर सिगरेट या सिगार नहीं पीता था, मगर उस वक्त वो भी पी रहा था। उसकी बात सुनकर वो हंस दिया। और मुझे लगता है कि तुमने यहाँ रहकर बहुत वक्त बर्बाद कर दिया। तुम कुछ रस्मों के अलावा और कुछ नहीं जानते। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है और हम बहुत पीछे रह गए हैं। वो गहरा कश लेते संजीदगी से बोला। बाल अब भी माथे पर बिखरे थे, बाल अब माथे पर बिखरे थे। एक बाजू सोफे की पुष्ट पर फैला रखा था, जबकि दूसरे में सिगार था। टांग पर टांग जमाए वो उस वक्त गांव का वडेरा ही लग रहा था। ये कुछ रस्में नहीं, हमारी पहचान है, सब कुछ है हमारा, इनके अलावा हम कुछ नहीं है। उसका लहजा स्पाट हुआ। अपने रस्मों रिवाज और रसूलों रिवायतों के खिलाफ वो कुछ नहीं सुन सकता था। खैर, सामिर ने जाने दिया, वो बहस नहीं करना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि उस लड़की, हाँ क्या नाम है उसका, ईसल, उसको तुम अपनी हवेली में ले जाओ। उसका बाप मिला था अभी, कह रहा था कि वो एक ही छत तले उस जुनैद और अपनी बच्ची को नहीं रखना चाहता, और ये मुनासिब भी नहीं है। मैं ले जाता, मगर बाबा साईं काफ़ी गुस्सा है। वो काम की बात कर आया और सिगार एशट्रे में मसल दिया था। वो रहम दिल था, मगर सामिर हरगिज़ नहीं था। वो उसके फैसले से नाखुश था, मगर जताया नहीं। मैं देख लूँगा। वो हनूस सिगार पी रहा था। वो दोनों काफ़ी अरसे बाद काफ़ी देर तक बैठे बातें करते रहे। गो के दोनों के नज़रियात काफ़ी मुख्तलिफ थे, मगर फिर भी वो काफ़ी देर बैठे रहे थे। वो बचपन के गहरे दोस्त थे, मगर उससे यकसर अनजान थे कि वो आज तन्हा फुर्सत में दिलों में मोहब्बत लिए आखिरी बार बैठे सिगार पी रहे थे। किसी बात पर सामिर मीर का दिलकश कहकहा गूंजा और फिर वो हंसता चला गया। मैं किसी ज़रूरी काम से शहर जा रहा हूँ, शायद रात को वापस ना आ सकूँ। वो कबीर जिदियाल था जो अपनी माँ के सामने बैठा बोल रहा था। अंदर दाखिल होते रमला का हलक तक कड़वा हुआ, मगर अब वो वापस नहीं लौट सकती थी। कबीर ने उसे देखा, जो पर्पल कलर्ड शॉर्ट फ्रॉक में काफ़ी अच्छी लग रही थी। चेहरे पर मासूमियत थी, मगर साथ ही बेजारी भी कूट कूट कर भरी थी। शॉल कंधों के गिर्द दबी थी। रात को किचन वाला वाकया और उसका दुपट्टे से लापरवाह वजूद निगाहों के सामने से गुजरा तो वो दिलकशी से मुस्कुरा। रमला को वो और बुरा लगा था। आओ बैठो ना, खड़ी क्यों हो, वो उसे देखते ही बोली, मगर रमला से और ना रुका गया। मगर मैं आती हूँ किचन से। वो तेज़ी से मुड़ी थी वापस। कबीर की मौजूदगी में वहाँ बैठना कहाँ मुमकिन था। जब वो वापस आई तो कबीर जा चुका था। उसने सुकून का सांस लिया, मगर जब निगाह टेबल पर सोफ़ों पर पड़े नफीस जोड़ों और जेवरात पर पड़ी मगर नज़र जब टेबल सोफ़ों पर पड़े नफीस जोड़ों और जेवरात पर पड़ी तो एक बार फिर सकून गारत हुआ। उसका पूरा दिन गुजर चुका था, महिरा भी नहीं आई, मगर वो आ भी जाती तो क्या। रमला को यकीन था कि हाजिम कभी नहीं मानेगा। उसके लिए उसके उसूल हर चीज़ से ज़्यादा अहम थे। उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। उसे कबीर से शादी करने के लिए दिल को मारना ही पड़ा। वो हार मानती कबीर से शादी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो गई थी। अगर यही थी किस्मत तो यही सही।
परसों उसका मायों था और फिर बस कुछ नहीं बचना था उसके पास। रमला, सुन भी रही हो, कल एक आखिरी बार शहर जाकर अपनी पसंद का जो भी लेना हो ले लेना, फिर मायों बैठने के बाद कहीं नहीं आ जा सकोगी। जी ठीक है। वो एकदम होश में आई थी। चाहिए तो कुछ नहीं था, बस एक बार इस माहौल से कुछ दूर खुलकर सांस लेना चाहती थी, कुछ लम्हों के लिए सब भूल जाना चाहती थी। मगर वो फिर एकदम से उठी। मैं गुलजार के साथ वो महिरा को लेकर अभी चली जाती हूँ, कल इतना वक्त नहीं होगा, रात को हाजिम लाला के फ्लैट में रुक जाएंगे हम। वो उन दोनों को देखते हुए बोली थी। ठीक है, हाजिम को बता देना, गुलबानो ने नरमी से कहा। वो अक्सर लेट होने की वजह से हाजिम के फ्लैट में रुक जाते थे। रमला पलट गई। अब महिरा को भी मनाना था और उसने ये गलत फैसला किया था। आज मौसम कदरे खुशगवार था, ठंडी ठंडी हवा और बादलों का बसेरा था। वो ग्रे कलर्ड शिफॉन का फ्रॉक पहने अपने कमरे में बैठी थी। दाएं जानिब से सारे बाल कंधे पर गिरे हुए थे और हाथ में पकड़ी ब्लैक नेल पॉलिश। वो हाथ और पाँव के नाखूनों पर लगाते वो हाथों पैरों के नाखूनों पर लगाते कुछ गुनगुना भी रही थी। कल रात वो काफ़ी देर से घर आने पर सभी उससे खफा थे, जब भी वो आज रमला से मिलने नहीं गई। कल की निस्बत अब चेहरे पर सकून था। उसे समझ आ गया था कि गलती उसी की थी। रात के वक्त अकेले उसे उसके कमरे में नहीं जाना चाहिए था। हाजिम का रवैया ठीक था। उसने जब उसके दुपट्टे को छुआ तो उसे लगा वो भी कबीर जैसा था, मगर उसका दुपट्टा उसके सर पर देना महिरा की नज़र में उसकी इज्जत और बढ़ा गया था। अलबत्ता डर फिर भी था, लेकिन वो मुतमईन थी उस वक्त। पॉलिश लगाने के बाद उसने अपने पाँव देखे, सफ़ेद खूबसूरत पाँव। उसे हमेशा से सजने संवरने का काफ़ी शौक़ था और उसके शौक़ के पेश नज़र इर्तसाम काफ़ी चीज़ें लाकर उसे देता भी रहता। महिरा मुस्कुराते हुए उठी। बालों को दो चार बल देते उसने जूड़ा बनाया तो सुराहीदार गर्दन नुमाया हुई, मगर हुस्न का मुकम्मल मुजस्मा थी वो हुस्न का मुकम्मल मुजस्मा थी, मगर बेखबर थी अपने हुस्न से। अभी हाथ धोने वॉशरूम में जाती कि बेड पर पड़े मोबाइल पर कॉल आने लगी। उसने जल्दी से झुककर मोबाइल उठाया। हाँ रमला, सॉरी यार, मैं आज नहीं आ सकी। क्या मतलब? इस वक्त अपनी बात कहते वो रुकी और हैरत से बोली, यार मुश्किल है। अच्छा चलो, मैं बाबा से बात करती हूँ। अलविदाई कलमात कहते उसने मोबाइल बंद किया और जल्दी जल्दी चीज़ें समेटते हुए वॉशरूम में गई। अब घर में सबको मनाना था, जो मुश्किल तो था, मगर अगर वो इर्तसाम को मना लेती तो सब हो जाता। ब्लैक स्लीवलेस वेस्ट पहने, उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें शदीद सुर्ख हो रही थीं। वो उस छोटे मगर स्टाइलिश किचन में खड़ा 2 गिलास में वाइन उंडेल रहा था, जब टिक टिक की आवाज़ करीब आती गई। इतनी देर क्यों लगा रहे हो? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। वो बोल्ड ड्रेस में मलबूस खूबसूरत लड़की उसके गले का हार बनते शिकवा कुना सी बोली थी। खूबसूरत मेकअप से सजी आंखों ने बेबाक खुमार रक्स कर रहा था। इंतज़ार करने का इनाम भी तो मिलेगा ना। एक गिलास उसे पकड़ाते वो खुद में घोंट घोंट जहर उतारते हुए दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखते उसे कुछ करीब कर गया था। नशा सामने खड़ी लड़की का था या फिर वाइन का, अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। अलबत्ता वो उस वक्त गहरे नशे में था। कुछ लम्हों बाद गिलास नीचे गिरे, टूटने फिर बिखरने की आवाज़ आई। वो गहरे नशे में थे। उसने सामने खड़ी लड़की को शिद्दत से कैबिनेट से पिन किया और उसके करीब तर होता चला गया। मैंने समझा कि मेरा साथ तेरा सुख होगा। मैं तो बस दुख हूँ, ये सच तुमने बताया मुझको मालूम है मुश्किल है मोहब्बत मुझसे। तुमने जाते हुए ये भी तो जताया मुझको। वो निचला लब दांतों में दबाए खफकी से बैठी थी। सामने कुर्सी पर इसहाक खान और तहमीना खान बैठे हुए थे, जो उसे तासुफ से देख रहे थे। देख रहे हो अब इसे? कल रात को लेट वापस आई और अब फिर जाने की बात, वो भी रात को शहर में रुकना। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने इसे सर पर चढ़ा रखा है। वो काफ़ी गुस्से से इर्तसाम से बोले तो इर्तसाम ने लब भींच लिए। वो खुद भी नहीं चाहता था कि वो शहर रुके और वो भी अकेली, मगर महिरा उसे उठा लाई थी बाप के सामने। रमला की शादी है 2 दिन बाद। इर्तसाम ने कुर्सी को शिद्दत से पकड़ा, चेहरा सुर्ख हो रहा था। महिरा कह रही थी उसे कुछ शॉपिंग करनी है, फिर वहाँ उनका अपना फ्लैट है, हम कोशिश करेंगे जल्दी आ जाएं, लेट हो गए तो। मैं किसी सूरत इजाज़त नहीं दूंगा, मुझे हरगिज़ नहीं पसंद लड़कियों का रात को घरों से बाहर रहना। ज़माना क्या बोलेगा? और तुम घर रहा करो। वो नहीं मान रहे थे। महिरा रोने लगी। जाने देना, बच्ची है, आ जाएगी। तहमीना बेगम ने उसकी साइड लेना चाहिए। अगर इर्तसाम के साथ जाती है तो ठीक है। कहीं ना कहीं दिल में वो खुद मान गए थे उसके आंसू देखकर। वो उन्हीं की बेटी थी, बस वो दोनों में कुछ फ़र्क करते, मगर महिरा उनको काफ़ी प्यारी भी तो थी। इर्तसाम भाई कैसे? उसने यकदम गालों को साफ करते हैरत और खफकी से कहा। तुम तैयार हो जाओ, मैं ले चलता हूँ। वो उठ गया था और उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
तुम उसके साथ चली जाओ, मेरा शहर में दोस्त है एक, मैं उधर रुक जाऊंगा। इसको कमरे के पास छोड़ते वो संजीदगी से बोला और तेजी से अपने कमरे में घुमा। मगर ऐसे कैसे हो सकता है, जवान लड़की है, यहाँ क्या करेगी? शाहिद जदियाल ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। हवेली में और भी काफ़ी लड़कियाँ काम करती हैं, एक वो कर लेगी तो क्या हो जाएगा? सामिर मीर ने कहा। वो वहाँ नहीं रख सकता है वह उसे। सामने बैठे हाजिम ने संजीदगी से कहा। वो खुद राजी नहीं था मगर मानना पड़ा। ठीक है, मैं बात करता हूँ उसके बाप से। वैसे भी आजकल में शादी शुरू हो जाएगी, काफ़ी काम ज़्यादा हो जाएगा। वो पुरसोच सा बोले। रमला पर नज़र रखवाएं, वो शादी से खुश नहीं और उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे कोई। वो शादी के जिक्र से रमला याद आई, जब भी वो बोला। शाहिद जदियाल सर हिलाकर रह गए। वो उसे नहीं बता सके कि रमला शहर गई हुई थी। 3 गाड़ियाँ खड़ी थी, जिनमें से दूसरी गाड़ी में हल्के नीले रंग का शफून का फ्रॉक पहने वो कब से महवे इंतज़ार थी महिरा का, मगर वो थी कि आ नहीं रही थी। अब रमला थकने लगी थी जब वो सामने से आती नजर आई, मगर नज़रें उस पर नहीं, उसके साथ चलते इर्तसाम पर आकर रुकी। वो ग्रे शलवार कमीज़ पहने आज ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा लग रहा था। बाल बेतरतीबी से माथे पर बिखरे थे। रमला बस उसे ही देखे जा रही थी कि मैं लेट नहीं हुई, तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई हो असल में। गुलाबी रंग की गोल कमीज के साथ पटियाला शलवार पहने उसने शफून का दुपट्टा गले में ले रखा था और कंधों के गिर्द शॉल पहनी थी। बाल खुले थे, वो अच्छी लग रही थी, मगर रमला कुछ नहीं बोली। इर्तसाम ने बस एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर निगाहें मुड़ गया। इर्तसाम भी साथ जाएंगे? वह मुश्किल निगाहों और लहजे पर काबू पाते वो महिरा से बोली, जो उसके साथ बैठ चुकी थी। हाँ, मगर वो अकेले आएंगे। वैसे बाबा इजाज़त नहीं दे रहे थे, कल वो भी हमारे साथ वापस आ जाएंगे। गाड़ियाँ चलना शुरू हो गईं तो एक आखिरी बार रमला ने मुड़कर उसे देखा, जो दूर होता जा रहा था। आइनोर की शादी है ना लाला, मेरे पास एक जोड़ा भी नहीं है, मैं क्या पहनूंगी? वो जितने सदमे से बोल रही थी उससे ज़्यादा सदमे से सामिर ने उसे देखा। वो उस वक्त बाहर लॉन में बैठा चाय पी रहा था जब आइनूर आई थी। खुदा का नाम लो, हर हफ्ते तुम जाती हो शॉपिंग करने और तुम्हारे पास कुछ पहनने को नहीं है। वो उसे घूर रहा था। उस वक्त वो थका हुआ था, वरना उसे ले जाता, मगर आइनूर के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। क्या मतलब है आपका? मैं रोज़ रोज़ शादियों के लिए थोड़ी शॉपिंग करती हूँ। इतने अरसे बाद किसी की शादी है, ले जाए ना बाबा, और किसी के साथ भेजेंगे नहीं मुझे, वरना आपको मैं हरगिज़ तंग ना करती। अब वो मासूम बनने का नाटक करते बोली तो सामिर को मानना ही पड़ा। घड़ी पर वक्त देखते उसने चाय की प्याली वापस रखी। 5 मिनट में बाहर आ जाओ। वो शॉल कंधे पर सेट करते, आंखों पर गॉगल्स लगाते तेजी से आगे बढ़ा। अब लेकर जाना तो था ही, तो देर करके क्या करता? पीछे आए नूर चहकते हुए तेजी से अंदर भागी। वो उस वक्त महिरा के साथ उस मॉल में घूम रही थी। वो तो कुछ ले नहीं रही थी, अलबत्ता महिरा काफ़ी कुछ पसंद कर चुकी थी। ऐसा बहुत कम होता कि वो दोनों अकेली बाहर निकलती, वरना कोई ना कोई साथ होता था। रमला, तुम भी कुछ लो ना, वो सामने देखो, कुछ तो लो। महिरा अब थकते हुए बोली। बाल चेहरे को छूते फिर पीछे हो जाते। चेहरा थकन के बायस सुर्ख हो रहा था। वो उधर ही बैठ गई। मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा कुछ भी लेने को यार, मेरा ख्याल है वापस चलते हैं, वो बेजारी से बोली, मगर निगाहें बार बार अतराफ में देख रही थी। उसने महिरा से सुना था कि इर्तसाम भी उसी मॉल में था। आज से पहले इतनी बेकरार वो कभी नहीं हुई थी, मगर आज बहुत बेचैन हो रही थी, न जाने क्यों। क्या मतलब है? अब कुछ तो लो ना, तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम शादी पर राजी हो गई हो। उसे सदमा पहुंचा था जैसे। रमला कुछ नहीं बोली, उसका ध्यान ही नहीं था यहाँ कहीं भी। वो थक कर उसके साथ बैठ गई, थकन, बेजारियत, दुख, अजियत, मायूसी से। यार, पानी लाऊं तुम्हारे लिए? महिरा भी उसे देख उदास हुई। ला दो। वो बस कुछ पल उसे यहाँ से भेजना चाह रही थी। महिरा उठकर चली गई। वो आंखों पर गॉगल्स लगाए इधर उधर परेशानी से देख रहा था। आइनूर पता नहीं किधर चली गई थी, उसे शदीद परेशानी हो रही थी। ऊपर से उसका मोबाइल भी सामिर के पास था। किधर चली गई है ये लड़की? वो खुद से बुड़बुड़ाते पीछे मुड़ा। ऐन उसी वक्त वो उससे टकराई। हाथ में पकड़ी बोतल जो अभी उसने खोली थी उल्टी उसकी कमीज पर गिरी। वो खुद से उसके चौड़े सीने से टकराई थी और उतनी तेजी से पीछे हुई, मगर सामिर ने उसका बाजू पकड़ लिया। अजब मशीनी लम्हा था, दोनों कुछ ही ना समझ सके। सामिर ने पहले अपनी कमीज को और फिर उसे देखा, जो उससे 2 कदम के फासले पर खड़ी हैरत और परेशानी से उसी को देख रही थी। दाएं जानिब से कई बाल चेहरे पर बिखर गए थे। वो स्याह नैन कटोरों में कुछ खौफ सा भी था।
तलिस्माती लम्हा था वो उसे देखता गया, जबकि महिरा को 2 पल तो कुछ समझ नहीं आया, मगर जब समझ आई बहुत देर हो चुकी थी तब तक। एक तो उसका सर उसके कंधे से लगा और उसकी शर्ट सॉरी मुझे पता नहीं चला। जब उसके हाथों का लम्स बाजू पर महसूस हुआ तो एकदम वो पीछे होते बोली, बाल बेसाख्ता कान के पीछे किए। वो घबरा चुकी थी शायद। सामिर को भी होश आया, उसने गॉगल्स उतारे, अपनी कमीज को देखा, फिर उसे गुस्सा तो शदीद आया मगर कर ना सका था। कोई बात नहीं, वो काफ़ी संजीदगी से बोला। गीली कमीज काफ़ी बुरी लग रही थी। महिरा को एहसास हुआ, मगर वो जल्दी से वहाँ से हट गई। धड़कनें कानों में शोर मचा रही थी, रंगत हनूस सुर्ख थी। सामिर ने उसे दूर तक जाते हुए देखा। रमला। अभी महिरा को गए 2 मिनट नहीं हुए थे कि अपने नाम की पुकार पर उसने सर उठा। वो वही था जिसकी तलाश में वो अब थक चुकी थी। उसे सामने देखकर लगा कि जिंदगी इतनी बुरी नहीं थी। वो उसे देखती गई। रमला। इर्तसाम ने दोबारा पुकारा तो उसे होश आया। वो एकदम खड़ी हुई। जी क्या हुआ, तबीयत ठीक है? वो परेशान हो गया था उसे यूं देखकर, दिल को जैसे कोई मुट्ठी में मसल रहा था। जी ठीक हूँ, बस थोड़ी थोड़ी सी थक गई थी मैं। उसने बर वक्त बहाना बना। दिल जैसे कानों में धड़कने लगा। उसके पास मौजूदगी, उसके लहजे की नरमी, निगाहों का बेसाख्तापन रमला को और अजियत से दो चार कर गया। उस पर इदराक हुआ, वो पसंदीदगी नहीं थी, उसे इर्तसाम से मोहब्बत हो गई थी। और इर्तसाम उसे आखिरी बार बेखुदी के आलम में देख रहा था। फिर वो किसी और की हो जाती, फिर कहाँ देख पाता वो उसे। मेरे साथ कुछ भी तफातन नहीं, हाथों में नसीब की जो लकीर है, अखीर है। बैठ जाओ, वो नर्म मगर संजीदगी से बोला। उसकी तबीयत सच में ठीक नहीं थी। रमला बिना कुछ कहे बैठ गई, सर झुकाए, हाथों की लकीरों को देखते हुए जो उस पर हंस रही थी। जैसे एक एक करके आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। इर्तसाम तड़प गया था। क्या हुआ, रो क्यों रही हैं? खुददारा और तकलीफ मत दो, बेसाख्ता वो शिकवा कर गया। पहले कम तकलीफ थी कि उसे अब रोता हुआ भी देख रहा था। रमला और रोने लगी। कुछ भी बस में नहीं था उसके, और इर्तसाम उसके आंसू तक नहीं पहुंच सकता था। वो मुट्ठियों को शिद्दत से भींचे उसे देख रहा था। रगें शदीद तन चुकी थी, आसपास ज़्यादा रश नहीं था। रमला, रमला क्या हुआ भाई? रमला मुझे देखो, क्या हुआ है यार? उसी वक्त महिरा वहाँ भागते हुए आई और अब हैरत और परेशानी से बोली, मगर रमला के रोने में कमी ना आई। वो रोए जा रही थी। इर्तसाम तेज़ी से वहाँ से हट गया। उससे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी निगाहों के इतराफ ने उसके दिल पर एक और गहरा जख्म दिया था। अच्छा चलो हम फ्लैट में चलते हैं। ज़बरदस्ती उसे लिए वो खड़ी हुई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो उसे लिए बाहर निकल गई थी मॉल से। प्लम कलर्ड शॉर्ट फ्रॉक और कैप्री पहने, उसने बालों को जूड़े की सूरत बंद कर रखा था। वो थोड़ी के नीचे हाथ रखे फुर्सत से सामने खड़े शख्स को देख रही थी जो काफ़ी परेशान लग रहा था। बाल माथे पर बिखरे हुए थे और बाजुओं को कोनियों तक फोल्ड कर रखा था। बाएं हाथ में पकड़े सिगार से कश लेते वो न जाने कौन सा गम हल्का करना चाह रहा था। तनी हुई रगें और गंदुमी रंगत, वो काफ़ी पुरकशिश मर्द था। आईनूर उसे देखे जा रही थी। उसकी भूरी आंखों में दिलचस्पी थी, लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट, जबकि मुकाबिल ने उसे अब तक नहीं देखा था। आईनूर क्या कर रही हो तुम यहाँ? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, कोई एहसास है तुम्हें? वो एकदम सटपटा कर पीछे मुड़ी। सामने ही सामिर खड़ा था। वो डर गई। उसे पता तो नहीं चल गया था क्या? वो लाला मैं वो चलो अब रात देखो कितनी ज़्यादा हो गई है। उसे कुछ भी कहने की मोहलत दिए बिना उसका हाथ पकड़ते उसे अपने साथ लिए बाहर की जानिब वो बड़ा। आईनूर खौफजदा हो गई, मुड़कर नहीं देखा, जबकि उस शख्स ने अब के उसे देखा था काफ़ी नागवारी से। वो कब से उसका देखना महसूस कर चुका था मगर मुड़ा नहीं। वो जब तक मॉल से ना निकली वो सर्द निगाहों से उसकी पुश्त को देखे जा रहा था।